गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा आज रेस्पॉन्स बच्चों का मिला है साइबर लॉ से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण इस वेबिनार को शुरुआत करते हैं। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि मान लें या हमारे मेंटर या हमारे बीच स्पेशल गेस्ट यशदीप चतुर्वेदी सर हमारे बीच भोपाल से जुड़े हैं। यशदीप सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। जी जी सर। मेरा मानना है सर, हमें आज के इस स्पेशल वेबिनार को शुरू करना चाहिए। हमारे बीच 30 से 35 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। लगभग हमारी इस बार आज के वेबिनार में 50 संख्या रहने वाली है। जी सर। ठीक है, तो नाउ वी विल कंटिन्यू। आई होप कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन सभी को शो हो रही होगी। ओके। यस सर, यस सर। ओके। एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं बच्चों से। ओके। जी जी सर। हमारे बीच यशदीप चतुर्वेदी सर हैं, जो कि साइबर लॉ पायनियर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल से जुड़े हुए हैं। आप सर इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। और एमपी कॉन साइबर एक्सीलेंस डिवीजन लिमिटेड जो हमारा है, मध्य प्रदेश भारत सरकार का और मध्य सरकार का जो संयुक्त उपक्रम है साइबर लॉ से रिलेटेड चीज़ों को बताने के लिए, आप सर उसको पूरा देखते हैं मध्य प्रदेश में, आप उसके पूरे कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे बीच आप सर बड़े महत्वपूर्ण समय निकालकर हम सबको मार्गदर्शित करने आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा सभी विद्यार्थी इस वेबिनार को प्रॉपर पूरा टाइम लेते हुए अटेंड करें। सर, हमारे बीच लॉ स्टूडेंट्स मोस्टली हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लॉ से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि साइबर लॉ क्या है, हमारे भविष्य में इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं और आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है। तो आइए सर हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। यशदीप सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि अभी अमृतांशु ने बताया कि मोस्टली लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं, लेकिन दूसरे बैकग्राउंड से भी लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने समय निकाला मुझे सुनने के लिए। देन उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो जैसा कि आप सब्जेक्ट के टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा है, साइबर लॉ एंड प्रोसीडिंग्स। साइबर लॉ में हम लॉ की बात भी करेंगे, क्राइम की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे और करियर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अब जो सबसे फर्स्ट टाइटल हमारे सेमिनार का है वो है साइबर लॉ। ओके। सो अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सोचकर हमेशा लोगों में कंफ्यूजन रहती है। जैसे जो लॉ बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनका कहना होता है सर ये साइबर के सब्जेक्ट का है, तो ये तो आईटी वाले लोग अटेंड करेंगे इसको। जो आईटी वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं सर इसमें लॉ लगा हुआ है तो ये तो लॉ वाले लोग अटेंड करेंगे। जो सामान्य लोग हैं, जैसे किसी ने बीए बीकॉम बीएससी किया हुआ है या नॉर्मल ग्रेजुएशन है, उनका भी कहना रहता है सर हम ना तो टेक्निकल से हमें कोई मतलब है ना हमें लॉ से मतलब है, फिर हम इसको क्यों पढ़ें। तो ये जो मिथ है वो हमें आज इसको पहले समझना है कि साइबर लॉ कैसे हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लीगल बैकग्राउंड से हो तो उनके लिए कहाँ बेनिफिशियल है, चाहे वो सामान्य बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए, और जो टेक्निकल है उनके लिए भी कैसे इसमें करियर एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए है। ओके। सो जैसा कि आप मेरी क्वालिफिकेशन देख रहे होंगे, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें समझ में आए कि कोई भी चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर इसमें मेहनत करता है, अगर ही कैन वर्क हार्ड, देन ही विल सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ एंड साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप देखेंगे तो यशदीप चतुर्वेदी के नीचे लिखा मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, बीई किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, और मैंने साइबर लॉ किया हुआ है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी केरवा डैम भोपाल से। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा जो लीगल बैकग्राउंड है ना उसमें एलएलबी मेरा नहीं है। उसके बावजूद भी अभी तक मैं लगभग लगभग आई थिंक 70 to 80 केसेस जो है क्रिमिनल केसेस हैंडल कर चुका हूँ। और जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती है आईटी एक्ट के अंतर्गत, है ना, इसमें एक स्पेशल कोर्ट होती है द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, जिसको कोई जो विक्टिम होता है वो ऑथराइज करता है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, तो विदाउट एलएलबी विदाउट प्रोफेशनली वो वहां पर अपना केस प्रेजेंट कर सकता है। तो एमपी में वो पहला केस मैंने फाइल किया था और अभी तक लगभग लगभग 2 से 3 करोड़ तक के फ्रॉड के मामले हैं जिनको मैं वहां पर प्रेजेंट भी कर चुका हूं और वो केस हम जीत भी चुके हैं। और उन केस के अगेंस्ट जो केस वहां पे हम जीते हैं, मैं उसके जजमेंट भी आपको शेयर करूंगा।
तो उसमें एक्सपर्ट लॉयर का पैनल हुआ करते थे, बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, पंजाब नेशनल बैंक से, और अलग अलग बैंकों से लोग, आइडिया कंपनी से, वोडाफोन कंपनी के लॉयर्स आते थे। और उसके बावजूद भी मैं लॉ बैकग्राउंड का नहीं हूँ, फिर भी मैं वो केसेस जीता। वो केसेस मैं आपको शेयर भी करूंगा, जजमेंट आप रीड करिए उनको। मैं यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि साइबर लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपने लॉ किया है तो आप लीगल एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स में मेरे अगेंस्ट में लॉयर आए थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं टेक्निकल, टेक्नोलॉजी या साइबर के सब्जेक्ट के बारे में वो डेप्थ नॉलेज नहीं था जो कि होना चाहिए था, वरना मुझे वहां पर केस फाइट करने में बड़ी बड़ी दिक्कत जाती। सेम थिंग अगर हम टेक्निकल लोगों की बात करते हैं तो वो लॉ को बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए वो केवल सर्विसेज पर ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं। तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो सर्विसेज बना देते हैं तो कई बार वो लॉ का वायलेशन कर देते हैं। तो नाउ इट इज द टाइम ऑफ डिमांडिंग अ टेक्नोलीगल सॉल्यूशन, जिसमें टेक्नोलीगल, टेक्निकल एज वेल एज लीगल, जो दोनों का कंबाइंड जो कैप्सूल नॉलेज जिसके पास है, वो आदमी सक्सेस हो सकता है साइबर की दुनिया में या लीगल प्रोफेशन में अगर आपके जाते हैं। वो कैसे, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ आपको पहले न्यूज दिखाऊंगा, है ना, कुछ न्यूज आपको एक बार 2 मिनट का समय लेके देखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं नेट बैंकिंग के जरिए ठगी की हर तीसरे दिन शिकायत, मतलब कि फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन उड़ा दिए 2 करोड़ रुपए, ये कोई न्यूज में, ये वो केसेस हैं जो मैंने खुद हैंडल किए हैं। और मैं ये न्यूज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझिए कि साइबर क्राइम का लेवल कहाँ पहुंच गया है। पहले 50,000 रुपए की ठगी होती थी ना, तो उसमें भी पुलिस बड़ी बड़ी अलर्ट हुआ करती थी। अब 2 करोड़ तक का फ्रॉड होता है, क्योंकि वो साइबर दुनिया में है, इंफॉर्मेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में है, तो उसकी गंभीरता कम हो गई है, पर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लीगल प्रोफेशनल हो या साइबर लॉयर्स हो, उनके लिए एक स्कोप है कि वो इन केसेस को अगर डेप्थ में स्टडी करते हैं या इस टाइप के जो केसेस में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है अगर उसको समझते हैं, तो फिर वो कोर्ट में या कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट रूम में बेहतर तरीके से डिफेंस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रोसिक्यूशन का केस हैंडल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर आप आगे देखिए, सिम ब्लॉक कराकर 60 लाख रुपए की ठगी, 16 लाख रुपए की ठगी। अभी एक नया सर्वे आया दैनिक भास्कर में, साइबर फ्रॉड से देश को 25,000 करोड़ का नुकसान, बीते साल 28% मामले बढ़े। तो यहाँ मेरा एक ओवरव्यू जनरल कहने का जो मेरा मतलब था वो ये है कि एक सुनहरा भविष्य है वकीलों के लिए, या टेक्निकल, या जो भी लोग ऐसे हैं जो नहीं है एडवोकेसी की लाइन में, लीगल प्रोफेशन में, बट वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप लॉ बैकग्राउंड से ही हो, आप अपना मेहनत करके, अपना नॉलेज लेकर, साइबर लॉ का डिप्लोमा जैसे कुछ कोर्सेज करके अपने फ्यूचर इस लाइन में बना सकते हैं। तो क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी फ्रॉड, सिक्योरिटी ब्रीचेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, बैंक फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इसमें लॉयर की, लीगल प्रोफेशनल्स की जरूरत भी है, टेक्निकल्स की जरूरत भी है। और जो लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल फील्ड होती है जिसकी जो होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट का जो वर्क रहता है, वो कोई भी व्यक्ति साइबर लॉ का कोर्स करके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स करके उसमें अपना भविष्य बना सकता है। बस मैं जो आपको अभी तक एक सर्वे दिखा रहा था, उसका मतलब ये था कि क्राइम इस लेवल से, इस ग्रोथ से बढ़ रहा है कि उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपना प्लेस बना सकते हैं। अभी हमारे पास वो समय है। अब जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड आपको बताया, तो मैं ना तो लॉ से हूँ, मैं टेक्निकल से हूँ, फिर भी मैं लॉ का काम कर रहा हूँ, टेक्निकल काम भी कर रहा हूँ और कंप्लायंस का काम भी कर रहा हूँ। इट मीन्स कि अगर आपने साइबर लॉ की फील्ड चुनी, तो आप लीगल का, अगर लीगल एक्सपर्ट है तो लीगल तो काम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में आप कंप्लायंसेस का और ऑडिट का काम भी कर सकते हैं। आप टेक्निकल हैं तो आप टेक्निकल काम कर सकते हैं, कंप्लायंसेस का, ऑडिट का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज हो जाएगा। लॉयर्स हैं तो आपको टेक्निकल, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, अगर उसको आपको ग्रैब करना है, लॉ ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप सामान्य हैं, टेक्निकल हैं, तो फिर आपको लॉ का करना, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी बड़ी हुई है। तो साइबर लॉ जो शब्द है वो टेक्नो लीगल कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, जिसमें आईटी या टेक्नोलॉजी से संबंधित लॉ को ही पढ़ा जाता है। तो आज के टाइम पे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे गवर्नमेंट की सुविधाएं हो, चाहे बैंकिंग हो, सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो उनके ऑपरेशंस होते हैं, अगर उससे संबंधित लॉ हमें पता चल जाए, अगर टेक्नोलॉजी वाले को लॉ पता चल जाएगा तो ऑपरेशन बहुत अच्छे इंप्लीमेंट करेगा। अगर लॉ वाला टेक्नोलॉजी को समझ लेगा तो फिर वो डिफेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत अच्छी कर सकता है।
ये कुछ मेरे खुद के भी न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप एक साइबर एक्सपर्ट बनकर ये वो चीज कर सकते हैं जो आपके सामान्य प्रोफेशन या रेगुलर वर्क में वो चीजें नहीं आती, जो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क साइबर लॉयर, साइबर एक्सपर्ट के रूप में कर सकते हो। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंस मिलता है, लोग आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आते हैं और सोचते हैं कि आप उनकी हेल्प करोगे, क्योंकि जनरली जो जैसे आप लीगल प्रोफेशनल से हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन रहता है, ओरिएंटेशन रहता है, केवल आप लीगल पर ध्यान देते हैं। टेक्नोलॉजी वाले ओनली टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, जबकि मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूँ, टेक्नो लीगल इज द न्यू डिमांड ऑफ द पब्लिक सॉल्यूशंस और एमएनसीज। अब मैं कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे पहले बताऊंगा, और आप लोगों को खुद ही, चूंकि ज्यादा लोग हैं तो मुझे नहीं पता लोग आंसर कर पाएंगे, पर आप लोग खुद ही एनालिसिस करिए कि जो ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, आई मेंशन सम कीवर्ड्स ऑन द नोटिस बोर्ड, कि जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। मैं चाहता हूं आप लोग इन कीवर्ड्स को सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या आपने ये सुने हुए हैं या आपको ये पता है ऑलरेडी, है ना। तो जैसे डिजिटल सिग्नेचर, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आईपी लॉग्स, जेपी लॉग्स, वीपीएन, रिमोट लॉगिन, राइट ब्लॉकर, हैश वैल्यू, एजुकेटिंग ऑफिसर, हेडर, आईपी एड्रेस, हु कैन इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम, होस्टिंग, पेमेंट गेटवे, इंटरमीडियरी, एंड लास्ट वन इज अनऑथराइज एक्सेस। ओके। अब ये जो कीवर्ड्स आपको समझ में आए, मैंने मेंशन किए, हो सकता कुछ लोगों ने इनको बाकायदा सुना भी हो और समझते भी हो, लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं समझा तो मैं उनको बताऊंगा भी, क्योंकि अगर आपको ये कीवर्ड्स नहीं पता या आपको इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो आप ये बताइए आप प्रॉपर डिफेंस कैसे कर सकते हैं या प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी क्राइम को, क्योंकि सारे के सारे कीवर्ड लीगल प्रोसीडिंग्स से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि सर आईपी लॉग तो टेक्निकल चीज है, हमें क्या करना उससे, या हमें लगता है सर हैश वैल्यू क्या है, ये हमें तो पता ही नहीं। तो ये सभी वो चीजें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से लिंक करती हैं, साइबर की सिविल प्रोसीडिंग से लिंक करती हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर। ओके। कुछ लोगों का मानना है डिजिटल सिग्नेचर वो होते हैं जो कि पेपर पर स्कैन करके, और हम लोग स्कैन सिग्नेचर का यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, डिजिटल सिग्नेचर वो आपको टोकन के फॉर्मेट में मिलता है, जिसको आईटी एक्ट मान्यता देता है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर किसी के द्वारा उपयोग किया गया है तो उसको हस्तलिखित सिग्नेचर की मान्यता दी जाएगी। अब ये चीज आपको पहले तो ये सोचना सभी लोगों को कि क्या हमने डिजिटल सिग्नेचर देखा। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अब आप उसके लीगल एस्पेक्ट को समझिए। तो सिग्नेचर का इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो वहां टेक्नोलॉजी, टेक्निकल लोगों को समझना होता है कि हम लॉ को जाने, ताकि लॉ के अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो। और जो डेवलप लीगल प्रोसीडिंग्स के लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जो डिजिटल सिग्नेचर टेक्निकली इंप्लीमेंट कैसे हुआ, ताकि हम उसको अपनी प्रोसीडिंग्स में यूज कर पाए। ओके। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कौन है? आईटी एक्ट सेक्शन 79A में एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिफाइन किया है, जिसको रीडिफाइन किया है सेक्शन 45A ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में। अब ये क्यों जरूरी है, ये आपका एक असाइनमेंट है, आप लोग मुझसे कभी भी बाद में पूछ सकते हैं। फिर आईपी लॉग्स, आईपी लॉग्स मींस आईपी एड्रेस। जब भी कोई साइबर क्राइम या ऑनलाइन क्राइम होता है तो उसमें आईपी लॉग सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे बैंकिंग फ्रॉड है, इन सब चीजों में। अब अगर आपके पास एक केस आता है और उस केस में आप पाते हैं कि यार ये बैंक फ्रॉड हुआ है, और आपके पास एक वो है, कोई एक्यूज है जो आपका क्लाइंट है, आपको उसको सेव करना है। अब पुलिस ने क्या किया, आईपी लॉग प्रस्तुत कर दिए कि साहब हमने आईपी लॉग मिला था हमें, जो इसने एक्सेस किया था किसी इंटरनेट कनेक्शन। आईपी लॉग मतलब आईपी एड्रेस, किसी सिस्टम को द्वारा, इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा जब किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है तो उसके आईपी लॉग जनरेट होते हैं, या ईमेल किया जाता है, सोशल मीडिया एक्टिविटी की जाती है। तो अब ये आईपी लॉग क्या है, कितने डिजिट का होता है, कैसे अलॉटमेंट इसका होता है, डायनेमिक क्या है, स्टैटिक क्या है, अगर ये आपको नहीं पता, मैं आपको कुछ केस एग्जांपल भी आगे दूंगा अभी, तो आप ये प्रोसिक्यूट जब आप डिफेंस करोगे तो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। भाई पुलिस ने आईपी लॉग लगाया, पर आपको उसमें क्वेश्चन खड़े करने पड़ेंगे, सर आईपी लॉग तो केवल डायनेमिक जो होता है वो एक एक सेकंड के लिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलोकेट होता है। हो सकता है कि आज किसी ग्वालियर के कस्टमर को 108 नंबर असाइन हुआ है, तो अगले सेकंड वही 108 नंबर किसको अलॉट हो जाए, जयपुर वाले बंदे को। तो साहब ये तो चेंज भी होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हो सकती हैं, मतलब कि उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक नेचर होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर डील हैंडल कर सकते हो या डिफेंस कर सकते हो।
जेपी लॉग क्या होते हैं, मतलब अगर ये टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं तो हम पर डिफेंस कैसे करेंगे, या अगर कोई एविडेंस हमें लग रहा है अपने केस में कि ये एविडेंस और होना चाहिए था इस घटना से संबंधित जो नहीं है और इससे ही प्रूफ हो सकता था, या मैं इससे अपने क्लाइंट को बचा सकता हूँ, ठीक है। तो जेपी लॉग क्या होते हैं, जो एटीएम के एक्सेस लॉग निकलते हैं। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। आजकल जो टेक्नोलॉजी चलती है एमएनसी कंपनीज में या जो फ्रॉडस्टर उपयोग करते हैं वो वीपीएन का यूज करते हैं। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, जिसमें कंपनी अपना खुद का नेटवर्क ऑनलाइन क्रिएट करती है जो उनके लिए प्राइवेट होता है। उस पर वो कस्टमर से काम कराती है, क्लाइंट से, अपने एम्प्लॉय से काम कराती है। देन उसके बाद में उसको जो डेटा जो पूरा कंप्लीट जो सॉल्यूशन रहता है वो उनके वापस वीपीएन पे सेव हो जाता है जब एम्प्लॉय काम करके खत्म करता है। देन रिमोट लॉगिन क्या होता है, एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और दूसरे उसको ग्वालियर के किसी व्यक्ति का कंप्यूटर एक्सेस करना है तो वो रिमोट लॉगिन का यूज करता है। और उसी आजकल रिमोट लॉगिन से बैंक फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये रिमोट लॉगिन का पूरा प्रोसीजर अगर आपको पता है तो आप प्रॉपरली उसको प्रोसिक्यूट भी कर पाएंगे हैंडल, और आप उसको डिफेंस भी कर पाएंगे कि रिमोट लॉगिन कैसे होता है, किन सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, कौन सी आईडी महत्वपूर्ण होती है, क्या इसमें कस्टमर का कंसेंट लगता है या कस्टमर का कंट्रोल नहीं होता है, ये पूरी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी। राइट ब्लॉकर क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपका कलेक्ट होता है तो उसको उस हार्ड डिस्क को या उस मेमोरी कार्ड को या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको राइट ब्लॉक करना होता है ताकि उसमें कोई राइटिंग, कोई भी चेंजेस, कोई भी अल्टरेशन ना हो। तो इट इज अ राइट ब्लॉकर विच लॉक दी हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कि उसमें कोई चेंजेस आगे ना हो पाए। पर हैश वैल्यू है, एजुकेटिंग ऑफिसर, बहुत सारी चीजें मैंने आगे मेंशन की हुई हैं जो आप लोग समझिए, और हम ये आगे इस टाइप की चीजों को कवर भी करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं ताकि हमारी चूंकि हमारे पास एक समय सीमा भी है तो मैं डिटेल में आगे इसको डिस्कशन करूंगा। अच्छा, होस्टिंग करके, होस्टिंग एक टॉपिक है, अगर कोई भी व्यक्ति बताना चाहता है तो मुझे बता सकता है कि होस्टिंग के बारे में किसको पता है। कोई भी व्यक्ति है जो बताना चाहता हो होस्टिंग के बारे में? चलिए कोई बात नहीं। होस्टिंग मतलब जो वेबसाइट हमारी होस्ट होती है, जब हमारी वेबसाइट रन होती है, पहले वेबसाइट डेवलप होती है फिर रन होती है, तो होस्टिंग का प्रोसीजर जो रहता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई आपके पास स्कैम का केस आता है कि आपके पास क्लाइंट है, उसके ऊपर चार्ज है कि इसने एक फर्जी वेबसाइट बनाई और फर्जी वेबसाइट बनाकर इसने लोगों के साथ चीट किया, ठीक है। तो अब वो जो वेबसाइट बनी उसको चैलेंज करना, चैलेंज करने के लिए उस वेबसाइट का ए से लेकर जेड तक पूरा प्रोसीजर अगर आपको पता है तो बड़ी इजीली पुलिस को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो आप सोचोगे कोई दिक्कत ही नहीं, भाई ये तो पुलिस ने डिटेल लगाई हुई वेबसाइट की, ये सही होगा। फिर लास्ट वन इज अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस आप समझते हैं, अनऑथराइज एक्सेस मींस बिना अनुमति किसी भी चीज को एक्सेस करना या उपयोग करना, ओके। तो अनऑथराइज एक्सेस एक बहुत बड़ा सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस है IT एक्ट के अंतर्गत। आपका फोन बिना अनुमति उपयोग करना अनऑथराइज एक्सेस, आपका ईमेल अकाउंट बिना अनुमति एक्सेस करना अनऑथराइज एक्सेस, आपका बैंक अकाउंट बिना अनुमति एक्सेस करना अनऑथराइज एक्सेस। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होना चाहिए, और ये टर्मिनोलॉजी के लिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पता नहीं है, काफी लोगों को ये पता होगा, हो सकता है आपके सिलेबस में हो, पर आपको जब आप स्पेशली इस पे अटेंशन करते हैं तो फिर आप इनको डेप्थ में स्टडी करते हो। कई बार रेगुलर कोर्सेज में हम इसके डेप्थ में स्टडी नहीं करते, केवल हम एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए स्टडी करते हैं। तो फिर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके प्रोसीडिंग्स में काम में आते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। अब हम उन टॉपिक्स पे आएंगे जो हम कवर करेंगे आपके सेमिनार पे। मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको इसलिए दिखाए थे ये कि आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमें क्या टेक्नोलॉजी पता है क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर जब भी आप केसेस प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में या जब भी आप कोई सर्विस दोगे किसी कंपनी में, टेक्निकल या कंप्लायंसेस की सर्विस दोगे, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होना ही चाहिए, ओके। So our topic of this seminar is introduction of cyberspace, cybercrime, cyber security, and cyber law. Overview of information technology 2000, cybercrime investigation, electronic evidence and its admissibility in courtroom, and the last but not least, career aspects in cyber law, in the area of cyber law and cyber security. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है, ओके। इस इमेज में लिखा हुआ साइबर स्पेस। मैं एक इमेज के थ्रू आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दी डेफिनेशन ऑफ साइबर स्पेस थ्रू अ इमेज। लाइक आप इस इमेज में देखोगे एक इंटरनेट का सिंबल भी बना हुआ है,
नीचे कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का नेटवर्क बना हुआ है, ऊपर एक वॉच है, उसके ऊपर एक सीपीयू है, देन बगल में एक फोन भी लगा हुआ है। सो ये जो स्पेस है, ये मेरा कहने का मतलब है कि साइबर स्पेस इज नॉट लिमिटेड टू द इंटरनेट कनेक्शन ओनली। जब भी हमारी साइबर की बात होती है तो हमें लगता है इंटरनेट से मतलब उसका कुछ होगा, ऐसा नहीं है। साइबर स्पेस में वो सभी चीजें शामिल हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क से, कंप्यूटर से या पीडीएस से जुड़ी हुई हैं। और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेल फोन, एटीएम मशीन। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो साइबर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। ओके, हम एक डेफिनेशन के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। साइबर स्पेस मींस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस क्रिएटेड बाय कंप्यूटर्स connected together and with internet communication network, electronic media and other digital devices। मतलब कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जो दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्टेड हो, और आपस में सभी दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो इट इज अ साइबर स्पेस। तो मतलब हम दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज देखते हैं, समझते हैं, वो सभी साइबर स्पेस की ही एक पार्ट है। तो जब हम उस चीज को उपयोग करते हैं, जब हम उस चीज से रहते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके लीगल इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक चीज और कहूंगा कि हम अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए तो साइबर लॉ को स्टडी करते ही हैं या करेंगे, लेकिन हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी हमें इसका जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी के साथ नेट बैंकिंग फ्रॉड हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, किसी की फोटो फेसबुक पे अपलोड हो गई, ऑब्जेक्शनेबल फोटो है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, कोई अश्लील वीडियो है जो यूट्यूब पे चल रहा है या कहीं फेसबुक पे चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको ब्लॉक कैसे करना है। ये ये चीजें आपके सिलेबस में जनरल एक होंगी, कवर होंगी, बट इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको करके देखना पड़ेगा, तो फिर आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो प्रॉब्लम ऑफ साइबर स्पेस ऑन द इंटरनेट, नोबडी नोज यू आर अ डॉग। आप इस इमेज के नीचे एक मैसेज देख रहे होंगे, इमेज में आपको दिख रहा है एक डॉग है जो दूसरे डॉग से बात कर रहा है और बता रहा है कि ऑन द इंटरनेट नोबडी नोज यू आर अ डॉग, कि इंटरनेट पर किसी को पता ही नहीं है कि आप कौन हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट की। इंटरनेट इज अनोनिमस स्पेस, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाइड है, और जिसका सोर्स पता नहीं है। कहने का मतलब आप फेसबुक पे अगर किसी से बात कर रहे हो, जब तक आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते हो, तब तक आप नहीं कह सकते कि वाकई में ये सही व्यक्ति है कि गलत व्यक्ति है और कौन बात कर रहा है। हो सकता कोई लड़का हो, लड़की का इमेज लगा के बैठा हुआ है, कोई राज्यपाल के नाम की आईडी बना रहा है, कोई डायरेक्टर के नाम की आईडी बना रहा है। देयर आर सो मेनी चांसेस कि कोई कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, पर आप तभी उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो जब प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मेथड जो लॉ में डिफाइन है उसका यूज किया जाए, या फिर पर्सनली आप किसी व्यक्ति को जानते हो। ओके, सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ साइबर स्पेस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटी इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का सभी ने उपयोग किया, ई कॉमर्स सर्विस चलने लगी, ई बैंकिंग चलने लगी, ई गवर्नेंस चलने लगी। लास्ट में सभी ने हम एक पॉइंट नोटिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें इसके साइबर लॉ या साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। तो जब सभी टाइप की सामाजिक सोशल एक्टिविटीज इंटरनेट पर भी होने लगी, तो जिस टाइप से रियल लाइफ में क्राइम शुरू हुआ उसी टाइप से ऑनलाइन भी क्राइम शुरू हुआ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटी इन साइबर स्पेस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ साइबर स्पेस। इसमें लीगल एक्टिविटीज चालू हो गई। मिसयूज ऑफ एलिमेंट ऑफ साइबर स्पेस, जो साइबर स्पेस के एलिमेंट है जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन या अदर थिंग, उनका मिसयूज होने लगा। कोई मोर फोटो बना रहा, कोई फर्जी पेपर तैयार कर रहा, कोई फेक व्हाट्सएप से फेक कॉल कर रहा, किसी को परेशान कर रहा। वॉयलेशन ऑफ लॉ ओवर दी साइबर स्पेस, फिर वॉयलेशन भी लॉ का शुरू हुआ, जैसे कि चीटिंग रियल लाइफ में होती है ऑनलाइन होने लगी। कभी किसी ने ऑनलाइन वेपन्स सेल करना शुरू कर दिए, कभी ऑफिन या पोर्नोग्राफिक कंटेंट सेल करना शुरू कर दिया, तो ये लॉ का वॉयलेशन भी स्टार्ट हो गया। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़ी तो एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की डिमांड हुई। देयर इज अ डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल मींस, मैंने फिर आपसे कहूंगा, टेक्निकल एज वेल एज लीगल। केवल टेक्निकल से कुछ नहीं होगा और ओनली लीगल से कुछ नहीं होगा। मैं और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने बैंकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि आपने मान लीजिए पेटीएम का पेमेंट गेटवे उपयोग किया, ठीक है। टेक्निकल क्या हुआ? पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट बनाना पेटीएम का। ओके, अब उस पे आरबीआई द्वारा या आईपीसी में या जो अदर बैंकिंग गाइडलाइंस हैं या जो भी जुड़े हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, वो क्या है, उनका वॉयलेशन ना हो। जब पेमेंट पेटीएम द्वारा सर्विस तैयार की गई
तो उन रूल्स का वॉयलेशन ना हो, ये ध्यान रखना जरूरी था। इसलिए सॉल्यूशन क्या बना, टेक्नो लीगल सॉल्यूशन। टेक्निकल टीम ने क्या किया, उसको टेक्निकली तैयार किया। लीगल टीम ने उस टेक्निकल ऑपरेशन को समझते हुए उन्हें बताया कि कौन कौन सी चीजें जिससे लॉ का वॉयलेशन हो सकता है, उसको उन्होंने अपडेट किया। देन वी गेट अ पेटीएम वॉलेट सिस्टम, या जो भी एक हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी उसको बोल सकते हैं लॉ की लैंग्वेज में। ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट हमें तब मिला जब दोनों चीजें सॉल्यूशन जुड़ गई। उसी टाइप से जैसे आपकी फ्लिपकार्ट से आपको सामान परचेस करते हो, अमेजोन से सामान परचेस करते हो, तो डिलीवर होना, कुरियर सर्विस जाना, बुकिंग करना, पेमेंट ट्रांजेक्शन करना इज अ टेक्निकल पार्ट। बट उस टेक्निकल पार्ट से लॉ कौन कौन से जुड़े हुए हैं, उन लॉ का वॉयलेशन ना हो, ये कौन बता सकता है, एक लीगल व्यक्ति। लीगल व्यक्ति तभी परफेक्टली बता सकता है जब वो टेक्नोलॉजी को समझेगा, फिर देखेगा कि इस टेक्नोलॉजी से संबंधित रूल कौन सा है, इस टेक्नोलॉजी से संबंधित रूल कौन सा है। देन ही विल मेक अ परफेक्ट पॉलिसी फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द टेक्निकल प्रोडक्ट। तो द डिमांड इज टेक्नो लीगल सॉल्यूशन। टेक्नो लीगल में जो साइबर सिक्योरिटी इज अ टेक्निकल पार्ट, जिसमें हम लोग अनऑथराइज एक्सेस, हैकिंग और मेंटेनेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर साइबर लॉ इज अ टेक्नो लीगल पार्ट, जिसमें कि हम साइबर से, आईटी फंक्शन से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लॉ को देखते हैं। नाउ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, computer resources, communication devices and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification or destruction. It means protection of, हमें इंफॉर्मेशन की सुरक्षित करना है, रिसोर्सेज की सुरक्षित करना है, डिवाइस, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक सेल फोन और इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस की सुरक्षा करना है। किस चीज से सुरक्षित करना है, अनऑथराइज एक्सेस मींस उसके अनाधिकृत उपयोग से डिस्क्लोजर मतलब उसकी वो प्रोटेक्टेड रहे, उसका डिस्क्लोजर ना हो, डिस्ट्रप्शन ना हो, मॉडिफिकेशन ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई इसको नष्ट ना कर पाए। तो इसको इसको हम कैसे करेंगे, टेक्निकल सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करेंगे। जो फ्लिपकार्ट करता है, बुकिंग करता है, तो भाई ऐसा नहीं कि मैं बुकिंग करूं आपको दिखाई दे जाए, या बुकिंग बाद में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, तो आपके अकाउंट को कोई एक्सेस कर ले। तो इन चीजों को कौन मैनेज करता है, टेक्निकली टेक्निकल टीम, और उसको लेकर जो सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप होती है वो करती है लीगल टीम। तो मतलब जनरली ये एक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि टेक्नो लीगल इज द डिमांडिंग सॉल्यूशन एट प्रेजेंट टाइम। अब हम जाते हैं साइबर लॉ पे, है ना। तो हमें अब साइबर लॉ को समझना है कि हमें साइबर लॉ क्यों नीड है। कल एक ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि सर ऑलरेडी हमारे सिलेबस में साइबर लॉ की कुछ चीजें हैं, साइबर क्राइम की, सर हम इसको क्यों पढ़ें। तो मैं आपको इसका आंसर मैंने कल भी बताया था कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कंप्लायंसेस है, ऑडिट है, टेक्नोलॉजी है, आईपीआर इन डिजिटल वर्ल्ड है, जो आपको साइबर लॉ का स्पेसिफिक स्टडी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डिप्लोमा करो तभी, आप खुद स्टडी कर सकते हो, पर वो चीजें आपको ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, या फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको साइबर लॉ को प्रॉपरली समझ पाओगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या प्रोसीडिंग्स है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है ये। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ साइबर लॉ इज द लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस। जो साइबर स्पेस को रन करने के लिए जरूरत डिमांडिंग सॉल्यूशन है, वो है साइबर लॉ, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए साइबर लॉ की नीड होती है। साइबर स्पेस के ऑपरेशन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज, जैसे कि जो भी ई कॉमर्स साइट चलती हैं, ई बैंकिंग चलती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सभी साइबर स्पेस के ऑपरेशन है। इनको रेगुलेट करना है तो आपको साइबर लॉ की नीड होगी, और इनको रेगुलेट तभी कर सकते हैं जब आपको टेक्निकल भी पता होगा, उससे जुड़ा हुआ लीगल भी पता होगा। साइबर लॉ इज द एरिया ऑफ लॉ दैट डील विद इंटरनेट रिलेशनशिप to technological and electronic elements, including computer, software, hardware, information system. Cyber law is also known as cyber law. तो मतलब कि आपको जब तक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर, इंफॉर्मेशन सिस्टम पता नहीं होगा, तब तक आप साइबर लॉ को समझ नहीं पाएंगे। और अब 90% क्राइम में साइबर इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन्वॉल्व है, जितने भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर कंप्यूटर, आईटी एक्ट और साइबर इन्वॉल्व है। आपका जो लोक सेवा केंद्र या ई गवर्नेंस के जो अलग सर्विसेज चलती हैं, एमप्यून एंड क्यूज के जो भी मॉडल है, सभी जगह आईटी ऑपरेशन शामिल है, सभी से संबंधित लॉ हैं, पर उनके बारे में हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। जब आप साइबर लॉ पढ़ेंगे तब आपको उस पर भी ध्यान जाएगा कि आपके पास जो एक एमप्यून का क्यूज चलता है ना, उससे संबंधित भी लॉ है, पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके,
फिर साइबर लॉ इनकम्पोसेस लॉ रिलेटिंग टू, अब देखिए साइबर लॉ में क्या क्या शामिल है। साइबर क्राइम इज द फर्स्ट थिंग, सेकंड डिजिटल सिग्नेचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डाटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट प्राइवेसी, ये सभी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट शामिल होंगे। बट आपको अब इन पर स्पेशल अटेंशन करनी है, क्योंकि जब आप इस पर अटेंशन करेंगे तो आप वो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट स्टडी करना शुरू कर दोगे जो आपने अभी ध्यान ही नहीं दिया हो। और जब आप उस पार्ट को कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपका जो आप लीगल सर्विस दोगे उसमें आपकी डिमांड अचानक बढ़ेगी। आप सोचिए अभी आपके क्लास में 60 बच्चे होंगे या 100 बच्चे होंगे, 200 कैंडिडेट्स होंगे, पर पूछिए कि उनमें से कितने कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक एजुकेटिंग ऑफिसर की प्रोसीडिंग्स को जिसने पढ़ा हो, या कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये समझा हो कि हम एक सर्वर से जो क्वालिटेटिव रिपोर्ट निकलती है उस क्वालिटेटिव रिपोर्ट का नेचर ऑफ सोर्स क्या है, नेचर कलेक्शन क्या है, स्टडी कौन कर सकता है, उसको इशू कौन कर सकता है, उसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो 65B का सर्टिफिकेट निकलता है, शायद आपने वो सुना होगा, वो कौन इशू करता है, कौन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू इशू 65B सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट फॉर दी फॉर डिटेल रिपोर्ट। तो जब आप इसको समझेंगे तब फिर आपको लगेगा कि अब मैं प्रोसीडिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, और तब जाके आप एक साइबर एक्सपर्ट या साइबर लॉयर बन सकते हैं, जिसकी आज के टाइम पे ह्यूज डिमांड है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइबर, मैंने 70 से 80 केस हैंडल किए हैं, तो मेरे साथ लॉयर्स की टीम है, हम 4 से 5 लॉयर्स हैं जो मेरे सीनियर सर हैं, मुझसे 15-15 20-20 साल सीनियर हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, पर फिर भी वो मुझे बुलाते हैं साइबर के मामलों में। ऐसा क्यों? जबकि लॉ में वो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने आगे हैं क्रिमिनल केसेस के लिए, सिविल केस के लिए, कि मैं उनसे सीखता हूँ। पर उसके बावजूद भी जब भी कोई साइबर का मामला आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मामला आता है, तो मुझे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो एविडेंस को कलेक्ट नहीं करा सकते, सॉरी एविडेंस को चैलेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये एविडेंस कहाँ से क्रिएट हुआ, कैसे कलेक्ट किया गया, कलेक्ट करने के इसके प्रोसीजर क्या थे, और कोर्ट में प्रेजेंट करने के इसके प्रोसीजर या रूल क्या है। तो यहाँ पे पहले टेक्नोलॉजी को समझना है कि ये क्या है, फिर उससे संबंधित लॉ क्या है उसको जोड़ना है, फिर कोर्ट में आपको प्रस्तुत करना है। तो मैं जो केसेस करता हूँ, मेरे पास लॉयर्स जो मेरे सर लोग हैं वही मुझे देते हैं कि इस केस को आपको देखना है। और अगर यही काम आप खुद सीख जाएंगे तो फिर लॉ तो आपका ऑलरेडी मजबूत होगा, साथ ही साथ में आपका साइबर लॉ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मजबूत होगा, तो आप अलग ही होंगे। आप जो 100 लोग आपकी क्लास में हैं उसमें अगर आपने ये किया हुआ है तो आप उन 100 में से एक रहेंगे जिसकी डिमांड अलग से होगी। तो अब हमें समझना होगा पहले साइबर क्राइम, ताकि हम साइबर क्राइम को समझेंगे तो फिर हम बाकी चीजों को भी प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, साइबर क्राइम को एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम साइबर क्राइम को ऑफेंस की लैंग्वेज में समझ सकते हैं। आपने ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सीआरपीसी सेक्शन 229। तो एज पर सीआरपीसी, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर किसी समय जब लॉ का प्रभावित है उस समय अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके लिए किसी लॉ में कोई पनिशमेंट डिसाइड की है तो वो ऑफेंस होगा, अपराध होगा। अब अगर यही अपराध बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम होता है या सेल फोन होता है या ऑनलाइन स्पेस में होता है, देन इट बिकम्स अ साइबर क्राइम। और जो नेचर ऑफ एविडेंस होगा वो ट्रेडिशनल एविडेंस की जगह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो जाएंगे। अब आपको नॉर्मल एविडेंस के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को समझना, उसको हैंडल करना, उसकी नेचर को समझना, उसके संबंधित रूल्स को समझना जरूरी है, तभी आप उसको प्रॉपर डिफेंस कर सकते हो। तो क्राइम, साइबर क्राइम मींस एनी इलीगल एक्टिविटी अगेंस्ट अ पर्सन, सोसाइटी और गवर्नमेंट committed by using a computer system. Okay. Second definition is cyber crime is defined as a crime in which computer is the object of crime, hacking, phishing, spunk, or is used as a tool to commit an offense, child pornography or hate crime. मतलब एक ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जा सकता है, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग एक टारगेट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे किसी की फेक प्रोफाइल बनाना बाय यूजिंग कंप्यूटर और फोन, वहां पे कंप्यूटर एक हथियार की तरह उपयोग हुआ। और किसी कंप्यूटर से डेटा चोरी करना, वहां पे कंप्यूटर को एज टारगेट बना लिया, या उस कंप्यूटर को तोड़ देना, या उस कंप्यूटर में वायरस डाल देना। तो नेचर कुछ भी हो, पर अगर उसमें कंप्यूटर का उपयोग हुआ है तो इट बिकम्स साइबर क्राइम। अब हाउ द साइबर क्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल क्राइम। अब यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है जो आपको समझाता है
कि कैसे आपको नॉर्मल क्राइम से साइबर क्राइम को आपको डील करना है। द टूल्स वेपन्स आर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे आप पढ़ते हो कि कोई मर्डर हुआ है तो आपको वेपन्स के बारे में आप स्टडी करते हो अपने केस स्टडी में, जो आपकी रेगुलर स्टडी है कि भाई वो गन थी तो किस मॉडल की थी, क्या था उस गन से, गोली कैसे चलती है, चाकू थी तो उसका नेचर क्या है। उसी टाइप से जो यहाँ पर जो आपका टूल है वो क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो आपको कंप्यूटर समझना जरूरी है, मोबाइल फोन समझना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस समझना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने भी सुना होगा, ये तो जनरल चीज है कि जब तक कोई वेपन, किसी का मर्डर हुआ पर वेपन सीज ना हो या वो वेपन प्रूफ ना हो, तब तक वो मर्डर क्राइम नहीं हो सकता। पुलिस को प्रोसिक्यूशन को सीज करके प्रस्तुत करना होगा, भाई इसी गन से हुआ, इसी गन से गोली चली है ना। सो सेम टाइप आपको जब इतना ही आपको कंप्यूटर को और आईटी को समझना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को चैलेंज कर पाओगे। इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जनरली जो नॉर्मल क्राइम होता है उसका क्राइम होने के बाद उसका इम्पैक्ट कब खत्म हो जाता है। जैसे किसी का मर्डर हुआ तो मर्डर हो चुका, चोरी हुई तो चोरी हो चुकी। वहीं साइबर क्राइम में कई ऐसे साइबर क्राइम है जिसको कमिट होने के बाद भी उसका इम्पैक्ट, प्रभाव समाज में लगातार बढ़ता है। जैसे किसी की फेसबुक आईडी बना देना इंटरनेट पर और उसमें कुछ पोर्न कंटेंट डाल देना या मॉर्फ फोटोग्राफ डाल देना, अब वो ब्लॉक नहीं जब तक होगी तब, देखिए मॉर्फ करके पब्लिश करना है, इधर साइबर क्राइम अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट और 67A ऑफ आईटी एक्ट। लेकिन उसको जब तक ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ एक्सपर्ट, बीइंग अ टेक्नो लीगल एक्सपर्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की कंटेंट, इस टाइप की चीजों को ब्लॉक कैसे किया जा सकता है। हैंडलिंग ऑफ साइबर क्राइम। जनरल क्राइम को आप क्राइम सीन पे पहुंचेगी पुलिस तो उसको सभी पूरे एविडेंसेस मिल जाएंगे, क्योंकि जहां क्राइम हुआ है वहीं उसके एविडेंसेस भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने साइबर क्राइम की बात करें तो हो सकता है कि क्राइम हुआ है ग्वालियर में और एविडेंस है झारखंड के कंप्यूटर पे या सर्वर पे या भोपाल के या कहीं और, या फिर जीमेल के सर्वर से भी एविडेंस कलेक्ट करना पड़ सकता है क्योंकि जीमेल की आईडी का उपयोग हुआ है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके एविडेंसेस हैं वो कहीं भी हो सकते हैं वर्चुअल स्पेस में। आपको पता होना चाहिए कि जो क्राइम हुआ है उसका नेचर ऑफ क्या है, क्राइम का मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, तभी आप ये प्रॉपरली प्रोसिक्यूशन में हो तो आप जो एविडेंस कलेक्ट कर पाओगे, और डिफेंस में हो तो आप चैलेंज कर पाओगे, साहब प्रोसिक्यूशन को ये कलेक्ट करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, या इस तरीके से करना चाहिए था जो इस तरीके से नहीं हुआ, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पता होगा कि कई बार जो डाउट्स, बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स एक्यूज को मिलता है, ये आपने हर बार अपनी क्लास में सुना होगा। तो वो बेनिफिट्स के जो डाउट्स क्रिएट करना है, वो डाउट्स आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपको उस एविडेंस या उस क्राइम का मोडस ऑफ ऑपरेंडी पूरा पता हो, और उस एविडेंस को कलेक्ट करने में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उपयोग हुआ है उसका पूरा पता हो कि ये एविडेंस, ये क्राइम कैसे होता है, कहाँ, किस टूल का उपयोग करके होता है, उसका एविडेंस कैसे कलेक्ट होता है, पूरा प्रोसीजर आपको पता होगा, देन यू कैन फाइट दिस केस प्रॉपरली। तो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन अलग होती है, जैसा कि इस आईटी एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन का साइबर क्राइम का पावर दिया गया है वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दिया गया, उसके निचले स्तर का अधिकारी साइबर क्राइम की जांच नहीं कर सकता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में बहुत चेंज ले जाता है, जब कोर्ट रूम में एडमिसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तो बहुत सारे लोग चैलेंज कर लेते हैं एविडेंस को, क्योंकि प्रॉपरली इसका कलेक्शन नहीं होता है। तो प्रोसिक्यूशन में रखते हुए हमें एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं जिसका मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और मैं आपको एक बहुत बेहतर केस डिस्कस कर रहा हूँ जिसका मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप में भेजा था, और इस केस को मैं आपके साथ में डिस्कशन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बारीकी को कैसे कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ये केस है जो मेरे पास 2013 में आया था, और मैं इसका जजमेंट इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी लर्नर जजमेंट। क्या हुआ, एक केस था, आप इस केस की गंभीरता को समझिए बीइंग अ लीगल प्रोफेशनल, कि एक लड़की है जिसका जिसके एक एफआईआर है जिसमें 376 का चार्ज लगा हुआ है, आईटी एक्ट का सेक्शन 67A लगा हुआ है, 67B लगा हुआ है, जिसमें एक लड़की है, उस लड़की के ऊपर एक रेप का मामला दर्ज होता है। लड़की सुसाइड कर लेती है कि मेरा उसका रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट भी थी। उसके बाद में उस लड़की चूंकि नाबालिग भी थी, अब उस जब ये एक्टिविटी हुई तो उसका किसी ने वीडियो बनाया, एक्स पर्सन ने उसका वीडियो बनाया,
और वो वीडियो बनाकर उसने बाई यूजिंग ब्लूटूथ लीक कर दिया। ठीक है, वो सभी जगह फैल गया। उस लड़की ने सुसाइड कर ली। ठीक है, अब आप समझिए कि ये कितना गंभीर मामला है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कि मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि गलत क्या हुआ है सही क्या हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस केस को आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन कहाँ गलती करती है, और एज अ लॉयर आपको कितना ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के, लॉ के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर। तो एक लड़के के ऊपर चार्ज लगता है कि भाई इसने वीडियो बनाया जब वो एक सेक्सुअल पोजीशन में लड़का लड़की थे। ठीक है, उसके बाद में उसने उस एमएमएस को एक सीडी में लोगों को फॉरवर्ड किया। वो मोबाइल उस लड़के का पुलिस ने सीज किया और एक डीवीडी के बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दी कि ये वीडियो है। तो वीडियो में ऑलमोस्ट वो सेक्स की पोजीशन में दिख रहे हैं, तो मतलब कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लड़की की डेथ हो गई थी। तो पुलिस ने वो मोबाइल सीज किया जिस व्यक्ति ने वो बनाया था। अब चूंकि ये कोर्ट में जब ये मामला था, तो जो वहां पे एडवोकेट थे उनके पास में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से। और जो वकील साहब थे, वकील साहब ने उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को अलग कर दिया क्योंकि वो अंग्रेजी में थी और साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, तो उन्होंने उसको समझा नहीं। उनको लगा कुछ ऐसे ही होगी, उन्होंने उसको अलग कर दिया। अब यहाँ उनको ऐसा लगा कि अब इसमें तो मजिस्ट्रेट सजा देगा ही देगा क्योंकि बहुत क्लियर केस है। अब मैंने फिर आपसे लोगों से कह रहा हूं, मेरा कोई बढ़ावा देना नहीं किसी चीज को, मैं सिर्फ आपको एक इस पर्पज से, एक स्टडी के पर्पज से इसको बता रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन गलतियां कहाँ करती हैं और एज अ डिफेंस लॉयर आपको क्या ध्यान देना होता है। तो अब इस केस में आप यहाँ से पॉइंट आउट करें, जो केस था यह आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। केस की स्टोरी क्या थी, सॉरी, यहाँ पे आरोपी का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 306 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मतलब पोक्सो एक्ट, बहुत गंभीर धारा रहती है पोक्सो एक्ट की, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 का, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का केस भी इसमें लगा हुआ था। पूर्व ग्राम बिनेका के जंगल में मृतिका का, जो कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री होकर बालक की श्रेणी में आती थी, के साथ गर्भवती होते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध और बिना सहमति के बलपूर्वक लैंगिक मैथुन किया, और उसी समय लैंगिक मैथुन के कृत्य को मोबाइल कैमरे से इलेक्ट्रॉनिक ब्लू फिल्म तैयार कर ऐसी ब्लू फिल्म को एमएमएस के द्वारा प्रसारित किया, ये आरोप था। अब इसमें क्या हुआ कि जो लड़का अरेस्ट हुआ, तो उसमें एक साइबर फोरेंसिक रिपोर्ट लगी हुई थी, तो हमने इसमें एज अ एक्सपर्ट अपने सर के साथ गया था। तो हमने इस पे गौर किया कि यार जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, मैंने सबसे पहले उसको देखा। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि भाई जो वीडियो सीज हुआ, वो वीडियो उस व्यक्ति की, जो लड़का अरेस्ट हुआ जिसके ऊपर ये आरोप था कि उसने वीडियो बनाया और फैलाया, तो वो वीडियो, उसमें लिखा हुआ था कि जो मोबाइल सीज किया गया है उसका जो बाय डिफॉल्ट वीडियो फॉर्मेट है, जो जब भी उससे वीडियो बनाया जाएगा तो .3GP इमेज में बनेगा, जबकि जो वीडियो सीज किया गया पुलिस के द्वारा वो .MP4 में पाया गया। ओके, मतलब वो फॉर्मेट अलग है, जो जब सीज किया गया मोबाइल उससे वो वीडियो बनाया ही नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरा, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि जो वीडियो पुलिस, जो मोबाइल पुलिस ने सीज किया, उसके रिसीव्ड फोल्डर, ब्लूटूथ के द्वारा रिसीव किया हुआ वीडियो है वो, मतलब जो मोबाइल पुलिस ने सीज किया उसके द्वारा वो वीडियो नहीं बनाया गया। तो यहां से वो व्यक्ति चार्ज मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या था कि उसने वो बनाया और फैलाया, और वकील साहब ने इसको डिफेंस नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो फोरेंसिक रिपोर्ट देखी नहीं थी, जबकि वो उस फोरेंसिक रिपोर्ट के बेस पे पूर्ण रूप से लड़का बच सकता था, उसका आरोप खत्म हो सकता था। सेम चीज। अब इसके बाद आती दूसरी चीज, जो वीडियो था वो वीडियो किसमें था, एक सीडी में। ओके, तो सीडी में वो वीडियो जब था, तो सीडी एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है वो सेक्शन 65B आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ग्राह्य होना चाहिए, तभी उसमें काम हो सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसकी ग्राह्यता प्रूफ करना जरूरी है। इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल इंस्पेक्टर के रैंक का अधिकारी ही कर सकता है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन एक एसआई ने की थी, तो इन्वेस्टिगेशन भी पूरी चैलेंज हो जाती है। तो यहाँ मेरा जो कहने का मतलब था, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि अगर
वो जो ये केस का जो रिजल्ट है मैं वो भी आपको बता दूंगा कि इस केस में इतने गंभीर मामले में भी चूंकि वीडियो सीडी भी चैलेंज हो गई, मोबाइल फोन से जो वीडियो साबित नहीं बना ये भी साबित हो गया उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर आरोपी गण के विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित न होने से आरोपी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 306 लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम और सभी के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब मात्र उस फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरे केस को पलट दिया। अगर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट हट जाती उसमें से तो वो 100% इसमें उन जो एक्यूज थे उनको सजा होती। यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ साक्षी डीजी शाह का, साक्षी डीजी शाह मतलब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से आया था, का कथन है कि परीक्षण पर पाया था कि सेलफोन आर्टिकल ए, आर्टिकल बी और आर्टिकल डी चालू हालत में थे, फोटो खींचने और वीडियो बनाने की सुविधा भी थी तथा दो सेलफोन के बीच में ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर किए जाने की सुविधा थी। आगे साक्षी का कथन है कि आर्टिकल ए एम एस अर्थात किशोर बसंत बंजारा से जब्त मोबाइल के मेमोरी कार्ड में अश्लील वीडियो की फाइल मेमोरी कार्ड के रिसीव फोल्डर में थी जिसका नाम वीडियो ये था। मतलब रिसीव फोल्डर में थी, हमने प्रस्तुत किया, तो इसका मतलब कि उसने रिसीव करी ना कि उसने बनाया। तो चार्ज क्या था उसके ऊपर कि उसके द्वारा बनाया गया और उसके द्वारा भेजा गया। तो ये ऐसी बारीक चीजें रहती हैं जो तभी आप समझ सकते हो जब आप टेक्निकली किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होगे। आपको साइबर फोरेंसिक का ज्ञान होना चाहिए, आपको फोरेंसिक रिपोर्ट समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस समझ में आना चाहिए। पूरा जजमेंट मैंने आप लोगों को पीडीएफ किया हुआ है सेंड, आप लोग उसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। अच्छा नॉलेजेबल जजमेंट है वो, आप रीड करिए। तो ये साइबर क्राइम की कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता रहा था। और ऑब्वियसली इसमें अलग अलग जजमेंट हम आपको भेजते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, तो आजकल लगातार ओटीपी फ्रॉड, फेक फोन कॉल, नेट बैंकिंग फ्रॉड, रिमोट लॉगिन फ्रॉड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। जब ये लगातार बढ़ेंगे तो इसके सिविल मैटर्स आते हैं। और सिविल मैटर्स मतलब जिसमें लोगों को हम कंपनसेशन कराते हैं, रिवर्स कराते हैं जो लॉस उसको होता है। और कहां से कराते हैं? जो व्यक्ति उनकी इस डेटा की उनके अमाउंट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि बैंक। तो उसके लिए सिविल प्रोसीडिंग्स का भी आईटी एक्ट में प्रावधान है। वो सिविल प्रोसीडिंग्स क्या होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे ना। तो हम सबसे पहले समझेंगे साइबर लॉ का इंडिया में रेगुलेशन कैसे होता है। तो साइबर लॉ में द प्राइमरी एक्ट ऑफ साइबर लॉ इन इंडिया इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो इंडिया में प्राइमरी एक्ट के रूप में काम करता है, साइबर लॉ के रूप में काम करता है। और आईटी एक्ट अपने आप जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी होगी, आईटी एक्ट सन 2017 अक्टूबर सन 2000 को पारित हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट is to provide legal recognition of for electronic evidence, electronic comments, commerce and electronic transaction, admissibility of electronic data evidence in court of law, authentication of electronic record, acceptance of digital signature and electronic signature, to define the rule regulation for e-commerce, to define the punishment for cyber crime। अब मैं साइबर लॉ का इसको आपके लिए क्यों है या आईटी एक्ट का आपके लिए क्यों है, अब आप सोचिए। जैसे जो आप लोग सामान्य स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल लॉ को समझेंगे, लॉ की प्रोसीडिंग्स को समझेंगे और आप बेहतर एडवोकेट बनेंगे। लेकिन आप लोग जब अपना एक डोमेन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई कहता है मुझे इनकम टैक्सेशन में जाना है, कोई कंपनी सेक्ट में जाता है, कोई अलग 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 सिविल में जाता है, कोई राजस्व में जाता है। उसी प्रकार आप देखिए कि स्कोप कहाँ है। जो आपकी प्रोसीडिंग का नॉलेज है वो तो हर जगह काम में आएगा, पर जो एक्सपर्टाइज आप वहां की लेते हो जहां पे आपको लगता है कि भविष्य ज्यादा सुनहरा है। तो आज के टाइम पे आईटी एक्ट पूरा ई कॉमर्स को रेगुलेट करता है। और ये पूरी दुनिया, पूरा बिजनेस, पूरा गवर्नमेंट, पूरा डिपार्टमेंट केवल अब आईटी पर ही चल रही है। तो आपको आईटी एक्ट का साइबर लॉ का डिमांड समझना है। तो जो आप पढ़ रहे हैं इट इज द, आप उसके उसके थ्रू कंप्लीट प्रोसीडिंग समझेंगे और बेहतर लॉयर बनेंगे। पर जब आप डोमेन की बात करते हैं तो क्या आपको आज के समय साइबर और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस से बेहतर कोई डोमेन समझ में आता है? सब बैंक, पूरा लेन देन डिजिटल में हो रहा है, पूरी प्रोसीडिंग्स डिजिटल में हो रही है, कोर्ट हियरिंग डिजिटल में हो रही है, ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक में हो रहे हैं। तो आप अगर आईटी एक्ट की फील्ड में जाते हैं, साइबर की फील्ड में जाते हैं, तो आपको इतने नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ मैटर्स, केसेस, इन्फॉर्म कॉर्पोरेट जॉब्स
ऑडिट जॉब, लीगल जॉब बहुत सारी अवेलेबल मिलेंगी आपको। तो ये एक साइबर लॉ में जो मुख्य रूप से एक्ट काम करता है वो आईटी एक्ट है, जो आज 2008 में अमेंडमेंट भी हुआ आईटी एक्ट का। कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं जो कि, देखिए साइबर लॉ मतलब कोई भी नियम, कोई भी कानून जो साइबर स्पेस को रेगुलेट करता है, चाहे वो आईटी एक्ट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नियम हो, अगर वो इंटरनेट को ऑपरेशन करने के संबंध में बनाया गया है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के संबंध में बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को रेगुलेट करने के संबंध में बनाया गया, तो साइबर लॉ होगा, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस थे, हम कुछ आईटी एक्ट के इंपोर्टेंट प्रोविजंस को भी देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम करियर के बढ़ते हैं। हमारा जो सेमिनार है वो 5:30 तक चलेगा। अगर आप लोगों को इसमें किसी को भी ऐसा लगता है कि सर हमें इसको समय ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसको और शार्प और जल्दी करने की कोशिश करूंगा। Okay. So the very important provisions of IT Act, civil remedies under IT Act 2000, मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों आपको बताऊंगा। सेक्शन 43, सेक्शन 43A and section 46. These three are the most important provisions for civil proceedings under the IT Act. Section 43 is define penalty and compensation for damage to computer system and computer network. जो सेक्शन 43 है वो डील करता है, अगर आपका सिस्टम कोई एक्सेस करता है, कोई आपका बैंक अकाउंट एक्सेस करता है, आपके साथ नेट बैंकिंग फ्रॉड होता है, तो उसमें आपको जो या आपका कोई डेटा लॉस होता है, कोई डेटा चोरी होता है, तो उसके लिए जो सिविल कंपनसेशन आप डिमांड करते हो सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट में करते हैं। मैं इस सेक्शन को बहुत डेप्थ में इसलिए स्टडी नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर टाइम हमें बहुत ज्यादा लगेगा। ये एक्चुअली सभी टॉपिक्स एक अलग अलग लेक्चर के लिए होते हैं, पर आज चूंकि हमें इसका स्कोप समझना था इसलिए मैंने सभी चीजों को मर्ज करके आपको एक कस्टमाइज सेमिनार या लेक्चर देने की कोशिश की है। सो सेक्शन 43 पेनाल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब आप पहला इसके मीनिंग को समझिए। इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ ओनर or any other person who is in charge of a computer system or computer network access or secure access to such computer network computer system, अगर उसने आपके बिना परमिशन के एक्सेस किया है, उसमें से डेटा डाउनलोड किया है, कॉपी किया है, या कोई उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उसके लिए सिविल रेमेडीज के लिए आप केस फाइल कर सकते हो सेक्शन 43 में। जो मेरे पास नेट बैंकिंग फ्रॉड का केस आया था 2 करोड़ के फ्रॉड का, वो मैंने सेक्शन 43 में ही अप्लाई किया था और वो केस में जीता भी हूं। मैं उस केस का आपको जजमेंट आपको भेजूंगा कि कैसे हम सेक्शन 43 में प्रोसीडिंग्स करते हैं। नाउ सेक्शन 43A कंपनसेशन फॉर फेलियर ऑफ डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप पढ़िए। ये है प्राइमरली डील विद कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ये मुख्य रूप से कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक आपकी रीजनेबल सिक्योरिटी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखती है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, अमाउंट है, पासवर्ड है, बैंक बैलेंस है, चेक की इंफॉर्मेशन है, या कोई टेलीकॉम कंपनी है वो आपका सिम कार्ड रखती है, कोई और ई कॉमर्स कंपनी है जैसे आपकी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो आपके पेमेंट डिटेल्स को हैंडल करते हैं, आपके वन टाइम पासवर्ड को रखते हैं जब आप बुकिंग करते हो, तो ये सभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आती है। अब अगर आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड हो गया तो ये किसकी गलती से हुआ? कहीं ना कहीं बैंक की लायबिलिटी बनती है कि जो आपकी जो जानकारी थी कि आपके खाते में कितना बैलेंस है। देखिए अलग अलग नेचर का क्राइम होता है, मैं हर केस के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें कि कस्टमर की कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसने कोई क्रेडेंशियल शेयर नहीं की है, फिर भी उसके खाते से रुपए कट गए, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की थी। बैंक को सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करने चाहिए थे। बैंक के पास जानकारी होती है, वो कहीं ना कहीं से लीक हुई होगी। तो अगर कोई संस्था, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कंपनी आपका डेटा रखती है और उस डेटा को सुरक्षित रखने में असफल होती है, या जो सुरक्षा मेजर उसके लिए डिफाइन किए गए आईटी एक्ट में वो उनका इंप्लीमेंट नहीं करती है और कस्टमर को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए कंपनसेट करती है वो कंपनी। तो जो मैंने आपको 2 करोड़ का फ्रॉड का केस बताया उसमें भी वोडाफोन और आइडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ का कंपनसेशन, 1,32,00,000 का फ्रॉड हुआ था, जिसका 50% आइडिया कंपनी ने पे करने का ऑर्डर हुआ और 50% बैंक ऑफ इंडिया को पे करने का ऑर्डर हुआ। मैं जजमेंट भेजूंगा, आप रीड करिए तो उनको किन किन नियमों के अंतर्गत किया गया।
अब लेकिन ये तभी आप प्रोसीडिंग कर सकते हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो सुरक्षा, टेक्निकल सुरक्षा उपाय बैंक के लिए थे, ये उसने इम्प्लीमेंट किए नहीं किए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा तब तक आप ये कैसे कहोगे कि बैंक को क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। तो यहाँ मैं फिर वही कहूंगा कि आपको आईटी का नॉलेज है पर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको साइबर लॉ में दोनों चीजें समझना है, टेक्नोलॉजी उससे जुड़ा हुआ लॉ, तब आप बता पाओगे कि यार ये बैंक को सिक्योरिटी मुझे लेना चाहिए था जो बैंक ने नहीं लिया है, इसलिए ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली कि इलेक्ट्रॉनिक एक ईएमवी चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक चिप, वो आपके एटीएम कार्ड या आधार कार्ड में ऊपर लगी रहती है चिप। तो 2013 में बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस निकाली कि सभी कस्टमर को सभी बैंक इलेक्ट्रॉनिक ईएमवी चिप वाले कार्ड ही इशू करेगी। तो अगर कोई बैंक ऐसी है आज भी जिसने वो इशू नहीं किया है चिप वाला कार्ड, और अभी उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो उसको कंपनसेट करेगी बैंक, क्योंकि वो आदेश था उसको कि उसको सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करना चाहिए था। ओके, सेक्शन 46 इज द सेक्शन ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर, जो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इवन मैं पहले एजुकेटिंग ऑफिसर को ही डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम उसको दूसरी चीजों को स्टडी करेंगे। ओके, तो एजुकेटिंग ऑफिसर मींस द ऑफिसर ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर, जिसको कि सेक्शन 46 आईटी एक्ट में सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। सिविल कोर्ट की पावर को आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, जो कोर्ट ऑर्डर करती है वो सभी को मान्य होता है। तो जो स्टेट के आईटी सेक्रेटरी होते हैं, द रूल 3 ऑफ ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ये जो स्टेट का आईटी सेक्रेटरी होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से काम करते हैं। जैसे वर्तमान में आईटी सेक्रेटरी हैं श्री मिस्टर एम सेल्वेंद्रम आईएएस, जो मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। वो सिविल मैटर्स ऑफ आईटी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, पर बहुत सारे लोगों को अभी आप लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि आईटी एक्ट के सिविल प्रोसीडिंग के लिए एक स्पेशल कोर्ट होती है जो विद इन अ 6 मंथ जजमेंट देती है, ऑर्डर करने के लिए बात है, मतलब इट इज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम। ओके, so executing officer shall have the power of civil court factor to be taken into account by the executing officer। कौन से लेते हैं? सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45 में जो शामिल होते हैं, सेक्शन 43A में जो मैटर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाते हैं, जैसे कि डेटा थेफ्ट है, अनऑथराइज एक्सेस है, हैकिंग है, बैंक फ्रॉड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इस टाइप के मैटर्स जो फाइनेंशियल या सिविल लॉस वाले होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखते हैं, जो स्टेट के आईटी सेक्रेटरी होते हैं। ओके, तो कुछ क्रिमिनल प्रोविजंस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आई थिंक ये सभी आपको पता होंगे इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा। पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन डिवाइसेस, अगर कोई चोरी के कंप्यूटर सिस्टम वगैरह परचेज करता है या बेचता है तो वो भी क्राइम है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, मतलब कि ऐसा क्राइम जो सेक्शन 43 में है, मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस या हैकिंग जो है उसके लिए भी 3 साल तक की सजा है। कोई अगर पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि अगर कोई किसी की आईडी चोरी करता है या आपको किसी की आईडी का पासवर्ड पता है, किसी दोस्त की ईमेल की आईडी का पासवर्ड पता है या उसकी फेसबुक प्रोफाइल पता है और उसको अगर आप यूज करते हैं, कोई भी व्यक्ति यूज करता है, तो इट इज ऑफेंस, इसके लिए 3 ईयर की पनिशमेंट है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, इसको मैं ध्यान से समझाऊंगा और 1 मिनट का समय देकर आप ध्यान से समझिए, ठीक है? फिर हम वापस अपने नेक्स्ट उस पे जाएंगे। तो आपने पर्सनेशन एक शब्द सुना है ना, पर्सनेशन क्या? देखिए मैं आपको लिंक करना बता रहा हूं कि कैसे आपको रियल क्राइम को वर्चुअल क्राइम से कनेक्ट करना है। पर्सनेशन का मतलब होता है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब कोई ऐसा अपराध जिसको कि कोई व्यक्ति एक ऐसा रूप लेता है जो वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं, या मैं यशदीप हूं और मैं अमृतांशु का फेस बनाता हूं और किसी के साथ क्राइम करता हूं, तो इट इज अ प्रतिरूपण। ओके, अब अगर आप बात करते हैं साइबर की दुनिया की, तो साइबर की दुनिया में आपकी पहचान क्या है? आपकी आईडी पासवर्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि मैंने एक आईडी बनाई अमृतांशु के सर के नाम की और वो आईडी से मैंने कोई क्राइम किया, लोग क्या सोचेंगे? अमृतांशु सर ने किया है। उसी टाइप से मान लो मैंने एक ऐसी आईडी बनाई जो वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं, तो मैंने क्या किया? जाने अनजाने में साइबर स्पेस में एक आईडी क्रिएट करी, तो वो हुआ प्रतिरूपण। तो जो सजा आईपीसी में गंभीर सजा है, आप भी जानते हैं, प्रतिरूपण के लिए जो दंड होगा होगा वही एक फेसबुक आईडी का उपयोग करके चीटिंग करने के लिए भी होगा।
जबकि वो ज्यादा गंभीर होगा क्योंकि वहां पर आप फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी तैयार करते हो, क्रिएट करते हो। जब आप कोई गलत जानकारी इंटरनेट पर डालते हैं तो वो एक फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। अगर उसका उपयोग करके आपने चीटिंग करी तो चीटिंग और गंभीर अपराध बन जाता है, जिसकी तो मतलब 467, 468, 419 जो सभी जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध के सेक्शन है वो इसमें भी अप्लाई हो सकते हैं। अब आपको लेकिन ये चीजें पता होना चाहिए, आपको मैप करना आना चाहिए। हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करेंगे। 10-10 मिनट का और आपका समय लूंगा मैं, फिर 5:30 पे मैं लेक्चर को खत्म करूंगा। अब हम बात जब करते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, ओके, तो व्हाट इज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। फिर वही शब्द आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बार बार आ रहा है, और क्या रहा? इन्वेस्टिगेशन क्या है? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो जब तक आपको उस एविडेंस का कलेक्शन, उसको एनालिसिस करना और उसको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आएगा, आप बताइए उसको चैलेंज कैसे करेंगे? मतलब आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अगर सही रूप से आता है, आप अपने किसी भी सर से, किसी भी प्रोफेसर से पूछिए कि सर बेहतर क्रॉस या बेहतर डिफेंस कब कर सकते हैं? जब आपको बेहतर इन्वेस्टिगेशन करने की चीजें पता हो या उसका आपको ज्ञान हो, जब आपको पता हो कि पुलिस कैसे केस को इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉपरली, या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है उसको इन्वेस्टिगेट करने का, तो आप ज्यादा बेहतर उसको डिफेंस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस गलतियां कहां करेगी या प्रोसिक्यूशन गलतियां कहां करेगी। अगर आप प्रोसिक्यूशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि गलतियां नहीं होंगी, है ना? लेकिन दोनों ही केसेस में आप बेहतर प्रोसिक्यूटर या बेहतर डिफेंस लॉयर तभी बन सकते हैं जब आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टेक्निकल पार्ट भी पता हो। और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एविडेंस का कलेक्शन, एनालिसिस और देन उसको फिर प्रेजेंटेशन करना। तो ये तीनों चीजें आपको आना चाहिए, तब जाके आप। अब चूंकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैंने क्यों शामिल किया, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया 90% क्राइम जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शामिल होता है, चाहे वो किडनैपिंग का हो, चाहे वो किसी का। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में कितनी ज्यादा सीडियां निकली, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस निकला, कितना ज्यादा एनालिसिस हुआ। तो क्राइम क्या हुआ, उसकी सुसाइड का था, लेकिन उसमें एविडेंसेस कितने हो गए? कंप्लीटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो अगर आपको मर्डर केस को या सुसाइड को भी आपको प्रॉपरली हैंडल करना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैंडल करना आना चाहिए। तो जो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या शामिल होता है? आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट क्राइम सीन, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्राइम सीन, कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फोरेंसिक सीजर ऑफ डुप्लीकेशन, लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ एविडेंस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पहले आप आइडेंटिफाई करो, तो आपको उसके लिए पूरे एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं किसी घटना को लेकर वो पता होना चाहिए। फिर उसके प्रिपरेशन करो, कलेक्ट करो, फिर उसका प्रॉपरली फोरेंसिक सीजर, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट ब्लॉक कर राइट ब्लॉक जरूर करना चाहिए अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करते हो, ताकि उस पर कोई भी चेंजेस ना हो। ठीक है, फिर लेबलिंग करिए, फिर उसको आगे बढ़ाइए। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, जो मैं आपको शेयर करूंगा, ये मैंने तैयार किया हुआ है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और कैसे वो यहाँ पर जाकर एंड होती है। लेकिन अभी चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इस पूरे कंप्लीट फ्लो चार्ट को आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप इसको देखिए, फिर अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप अमृतांशु सर से बोलिए, वो मुझे बताएंगे, मैं आपको आंसर करूंगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं आपको शेयर करूंगा, ओके। फिर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि आप कभी चैलेंज डिफेंस की तरफ से हो, तो इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व द एविडेंस गिवन बाय द एप्लीकेंट विद द कंप्लेंट। जो कंप्लेनेंट ने दिए हैं, पेपर दिए, उनको बहुत अच्छे से देखिए, उनको प्रॉपर चेक करिए कि भाई उसने क्या दिया। फिर लॉ रिलेटिंग टू टेकलिंग द कल्प्रिट ऑन द बेस ऑफ आईपी लॉग, अगर आईपी एड्रेस है, सीडीआर है, तो वो प्रॉपर सीजर उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ विटनेस, या क्राइम सीन पर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से थिंग्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ स्टेप होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि 4th नंबर का देखिए, द इशू ऑफ समन्स और सीजर और अदर डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब जो मैं आपको रायसेन का रेप केस समझा रहा था अभी, उसमें सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समन्ड द सर्विस प्रोवाइडर फॉर सीडीआर,
एंड एप्लीकेशन फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन वाज सेंट। मतलब जो फोरेंसिक के लिए सीडीआई के लिए रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी वो टीआई या इंस्पेक्टर के थ्रू जानी चाहिए थी, जबकि वो सब इंस्पेक्टर के थ्रू गई। तो ये आपको नोटिस करना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको गौर करना पड़ेगा, है ना। मेरे पास, मैं अभी व्यापम स्कीम का भी केस देख रहा हूँ, उसमें कुछ क्लाइंट्स मेरे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पूर्ण कई जगह गलत रूप से किया गया है। तो आप 4th 6th नंबर पे देखिए, डू नॉट मेक हार्ड डिस्क पेन ड्राइव राइट प्रोटेक्टेड एट द टाइम ऑफ सीजर। जितनी भी सीजर हुआ व्यापम केस में, किसी में भी राइट प्रोटेक्टेड नहीं किया गया, तो ये बेनिफिट देगा अक्यूज को। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग क्रेडेंशियल्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता होना चाहिए, पता करते रहना चाहिए। अब एक आप केस एग्जांपल लीजिए, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फोर्ज काउंटरफीट, हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, केस स्टडी लेते हैं। ये केस स्टडी भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा, ये आपको स्टडी करना है, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है और लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी होगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ये मैंने एक केस लिया हुआ है जिसमें कि एक लड़का काउंटरफीट मतलब फोर्ज डिवाइस मार्कशीट तैयार करता है। तो जब कोई फोर्ज मार्कशीट तैयार करता है तो उसके लिए क्या क्या चार्जेस फ्रेम होते हैं, 464 आईपीसी, 65 आईपीसी, 468, 471, 473। जरूरी नहीं है कि आईकेट का केस सेक्शन अप्लाई होगा तभी वो साइबर क्राइम बनेगा। ओके, फिर उसके बाद में उसके लिए कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट करने थे, ये आप यहाँ से देखिए, हमने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में आपका सर्च एंड सीजर कैसे हुआ, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या क्या थी, सपोर्टिंग एविडेंस सच एज मोबाइल फोन। तो ये आपको मैं भेजूंगा, ये आपको देखना है, अभी समय की कमी के कारण मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, हैकिंग बाय यूजिंग कीलॉगर। ये भी टेक्निकल क्राइम है जिसको आप मोडस ऑफ ऑपरेंडी में इसकी भी आपको भेजूंगा, ये भी आप समझिए। और फिर जो डाउट हो आप अमृतानु सर से पूछिए, वो आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जहां तक हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता दी गई है आईटी एक्ट में। तो आईटी एक्ट के सेक्शन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेक्शन 2T में पहले परिभाषित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सेक्शन 3 है, उसमें इसको परिभाषित किया गया, ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच एज डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिस तरह उसको मान्यता होगा उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी सेक्शन 3 में मान्यता दी गई। अब जैसे हम एक केस की बात करते हैं, छोटा सा केस का एग्जांपल लेता हूं कि कैसे एविडेंसेस और सोर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का एक केस लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड का। ठीक है, मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड। Delhi police have stumbled upon a new modus of operandi of e-banking fraud, sister, in which they first hack the internet banking account of target and then get mobile number blocked to prevent the bank customer from receiving SMS alert about illegal transaction। पहले एक व्यक्ति द्वारा किसी का बैंक अकाउंट हैक किया गया और उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ब्लॉक करा दिया गया ताकि उसको ओटीपी मिल जाए और जो असली उपयोगकर्ता है उसको ओटीपी प्राप्त ना हो, बैंकिंग के अलर्ट प्राप्त ना हो। अब जब ये क्राइम था, इसको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है या आपको डिफेंस करना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या एविडेंस इसमें शामिल हो। तो इस केस में सोर्स ऑफ एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सेस लॉग्स फ्रॉम द बैंक सर्वर। आपको सबसे पहले बैंक के सर्वर से एक्सेस लॉग निकालने पड़ेंगे कि भाई ये जो बैंक अकाउंट है ये कहां कहां से एक्सेस हुआ है, किस किस इंटरनेट कनेक्शन से एक्सेस हुआ है। ठीक है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। सेकंड, नाउ गेट इंटरनेट कनेक्शन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ आईपी लॉग। बैंक आईपी एड्रेस देगी, आईपी लॉग देगी, फिर वो आईपी लॉग के आधार पर आप बैंकिंग सर्वर से, सॉरी टेलीकॉम कंपनी से आप उसका इंटरनेट कनेक्शन का ट्रेस करोगे कि किस इंटरनेट कनेक्शन को आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर टाइम पे दिया था। फिर उस इंटरनेट कनेक्शन के बेस पे आइडेंटिफाई करोगे कि किस व्यक्ति के द्वारा वो उपयोग किया गया। फिर थर्ड वन इज बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल फ्रॉम द बैंक। बैंक से ये भी जानकारी मिलेगी कि नेट बैंकिंग फ्रॉड से किन किन खातों में रुपए ट्रांसफर हुआ। फिर उसके बाद में ओरिजिनल फेक कैश फ्रॉम टेलीकॉम कंपनी एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट रिटेलर हु इशूड द सिम। डुप्लीकेट सिम के पूरे कैश आपको डुप्लीकेट सर्विस प्रोवाइडर से लेने पड़ेंगे और किस व्यक्ति के द्वारा इशू किया गया, किन पेपर के आधार पर इशू किया गया, तभी सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज या लायबिलिटी आप ठहरा सकते हो। अब प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन, अब किन सेक्शनों में होगा आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट का सेक्शन 66 लगेगा और सेक्शन 85 लगेगा टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ और बैंक के खिलाफ। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, आईटी एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस हैं
और आपको पूरे कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और अभी देना चाहता हूँ। आप सभी ने पढ़ा होगा सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केस में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एविडेंस कैसे बनता है, उस एविडेंस को भी कैसे चैलेंज किया जा सकता है। पहले लोग केवल एविडेंस नहीं हो उसके लिए चैलेंज करते थे, अभी एविडेंस है तो भी वो चैलेंज हो सकता है, तो कैसे चैलेंज हो सकता है? या अगर हम इलेक्ट्रॉन एक कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए जिसको डिफेंस कभी चैलेंज नहीं कर सकती है। तो मैंने एक 65B का सर्टिफिकेट मैं कई केस में दे चुका हूँ। तो मैंने एक केस में इशू किया था सर्टिफिकेट जो राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक्सेप्ट हुआ। एक 376 का मामला था जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग थी, उन रिकॉर्डिंग्स को मुझे कोर्ट में प्रस्तुत करना था एक्यूज की तरफ से। तो मैं ये सर्टिफिकेट भी सिंपल आपको भेजूंगा। ये 65B का सर्टिफिकेट लगता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मिस्टर अनिल कुमार मिश्रा, एसओ श्री फादर का नेम आएगा, उसके बाद में देखिए कितना क्लियर लिखा हुआ है। भोपाल हैज कम इन माय ऑफिस विद 2 सेल फोन, नेमली मॉडल नंबर सैमसंग, उनका IMEI नंबर लिखा हुआ है, सैमसंग की डेट लिखी हुई है। उसके बाद में वो ये रिकॉर्डिंग्स थी, कौन कौन सी फाइल मुझे प्राप्त हुई, वो फाइल मैंने पूरी मेंशन की है, किस मोबाइल से प्राप्त हुई, किस फॉर्मेट में प्राप्त हुई। देखिए नेम ऑफ फाइल, सीज, ड्यूरेशन, फॉर्मेट, सोर्स। ठीक है, फिर ये पूरी डिटेल भरने के बाद में मैंने पूरे ऑपरेशन कैसे मैंने उसको ऑब्टेंड किया, कैसे बनाया, ये पूरा मेंशन किया, तब जाके कोर्ट में ये विदाउट डाउट कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो ये सब चीजें साइबर लॉ में शामिल हैं जो आपको हम धीरे धीरे बताते हैं। अब मैं आपको कुछ करियर से देखिए थिंग्स बहुत सारी हैं जो मैं आपको और बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जब आप ऐसी चीजों को पढ़ते हैं तो लगातार आपको स्टडी करनी पड़ती है, लगातार नए नए केसेस आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी करते हैं, है ना। जैसे अब सर्टिफिकेशन, अब जैसे आप मैं यहाँ पे बताऊं कंडीशन विद अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कोई CDR है, IP लोग है, थर्ड पार्टी है, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं कि भाई नोडल अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को निकालता है टेलीकॉम कंपनी के सर्वर पे, वो अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा, फिर वो पुलिस को भेजेगा, पुलिस उस पर एनालिसिस करेगी, देन वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा। अगर नोडल ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगा हुआ है तो वो CDR किसी काम की नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे एडवोकेटों के साथ मैंने काम किया है, तो कई बार क्या होता है CDR क्वालिटेटिव रिपोर्ट लगी तो उसके बाद वो उसको चैलेंज ही नहीं करते कि साहब क्वालिटेटिव रिपोर्ट में आ गया कि आप वहां मौजूद थे, अब मैं कैसे इसको चैलेंज करूं कि आप नहीं थे वहां मौजूद। तो हमें उस रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी को देखना है कि वो रिकॉर्ड जो जमा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। मैंने पहले आपको केस बताया कि वीडियो लगा हुआ, वीडियो में दिख रहा, सेक्स सीन होते हुए दिख रहा, उसके बावजूद भी वो चैलेंज हुआ, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। तो हमें ये नहीं देखना है कि कोई इतना स्पष्ट एविडेंस लगा हुआ है हमारे अगेंस्ट में तो वो हम उसमें केस हार जाएंगे। हमें ये देखना है कि क्या वो एविडेंस प्रॉपर तरीके से सीज किया गया, क्या वो एविडेंस प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया गया। तो ये होता है, अलग अलग नेचर ऑफ क्राइम होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, और अलग अलग चीजों को हमें अलग अलग तरीके से हैंडल करना होता है। एक और केस आया था CBI वर्सेज अभिषेक वर्मा, इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस लीक एक केस था जिसमें कि डिफेंस की कुछ इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में सीज हुई, पेन ड्राइव सीज बाई एक्यूज, और वो पेन ड्राइव से एक्यूज से सीज की गई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया द SC हैज फाउंड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैंडेड ओवर पेन ड्राइव टू CBI हैज नॉट टेम्पर प्रूफ। मतलब जो CBI को दिया है इन्वेस्टिगेशन में वो टेम्पर प्रूफ नहीं थी, मतलब उसमें अल्टरेशन संभव था। कहने का मतलब कि जैसे कॉल डिटेल रिपोर्ट आई टेलीकॉम कंपनी से पुलिस के पास, पुलिस ने प्रस्तुत करी कोर्ट में, पर वो टेम्पर प्रूफ अगर नहीं है, मतलब वो राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, वो रीड ओनली नहीं है, उसमें कोई चेंजेस हो सकता है, तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। ऐसे अलग अलग मैटर्स हैं जो हम आगे जब भी नए लेक्चर्स होंगे तो हम अटेंड करेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो अमृतानंद सर से बोलिए, वो मुझे बताएंगे, मैं आपको आंसर करूंगा। अब हम 5 मिनट थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस टाइप से आपको लीगल फील्ड में ही जॉब या काम मिल सकता है, कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप लीगल फील्ड में जाते हैं तो भी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, और अगर आप किसी भी फील्ड में टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल BSc भी, BA, BCom भी आपने किया हो, तो मैं आपको बता दूं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी भोपाल जो एशिया की नंबर 3 की यूनिवर्सिटी है, वो एक कोर्स कराती है MS इन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ।
वो कोर्स करने के बाद में बीकॉम बीए किए हुए लोग भी आज 6-6 8-8 लाख का पैकेज प्राप्त करते हैं, जो कि ऑडिट और कंप्लायंसेस का काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसी कैसी जॉब निकलती हैं, जिसको मैंने कोई भी व्यक्ति अगर टेक्निकली और लॉफुली दोनों तरीके से अगर साउंड हो जाता है तो वो कर सकता है। जैसे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फोरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, और आगे हम और प्रोफाइल देखते हैं। जैसे एमएनसी कंपनीज हैं, अभी आपने जैसे बात की, आप जो भी लॉ कर रहे हैं, वो कुछ लोग चाहते हैं वो लीगल प्रोसीडिंग्स में जाए, पर कुछ चाहते हैं वो कॉर्पोरेट में लॉयर बने, या कॉर्पोरेट लॉयर बने, या कंपनीज के लीगल पॉलिसीज को हैंडल करें। तो जब आप साइबर लॉ करते हैं तो ऐसी नॉलेज को प्राप्त करने के बाद, मैंने फिर वही कहा कि जरूरी नहीं कि आप कोई कोर्स करोगे तभी आप साइबर लॉयर बन सकते हैं। आपको स्टडी उस डायरेक्शन में करना है। अगर आप साइबर लॉ के क्षेत्र में पढ़ते हो, खुद पढ़ते हो, तो भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे, या आप किसी का मार्गदर्शन लो तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो जो ये कंपनी है, जीआरसी एसोसिएट कंपनी, आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन सभी विभागों में ये सभी कंपनी 10-12 लाख के पैकेज पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ये भी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो मैं आपको अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा। और मैं चाहता हूं मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाऊं कि क्या क्वालिफिकेशन लगती है इसके लिए। देखिए, अब यहाँ देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी रिस्क, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट असेसमेंट। मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर चीज की। अगर आपने लॉ के साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग पाली, तो आपको प्राइवेट कंपनी में लीगल एक्सपर्ट के साइबर लॉ कंसल्टेंट की जॉब भी मिल सकती है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसे आप ये देखिए, फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसमें भी कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा जहां पे आपको बीई की डिमांड की गई हो। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट गुड हैंड ऑन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, टीसीपीआईपी, ये स्किल्स चाहिए, ना कि डिग्री चाहिए। तो अगर आप लोग ये स्किल डेवलप खुद कर लेते हैं तो आप भी एमएनसी और प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं साइबर लॉयर की, साइबर कंसल्टेंट की, जिनको आप प्राप्त कर सकते हो। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं शेयर करूंगा, वो आप लोग देखेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज आप उसको पूछें और हम उस पर डिस्कशन करें। आई होप कि मैंने काफी जानकारी आप लोगों को दी होगी। आप सभी लोग अपना स्पीकर अनम्यूट कर लें। कोई क्वेश्चन अगर आपको है तो आप प्लीज पूछिए। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई है वो बिल्कुल सफिशियंट या फुल नहीं है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग मुझे सभी चीजों को शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ा। तो फिर कभी हम अलग अलग टॉपिक पे सेमिनार या वेबिनार रखेंगे अमृतानंद सर के सहयोग से, और आप लोगों को पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक पे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को, किसी भी प्रकार का डाउट? हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अमृतांशु सर? यस यस सर, सर, सुन पा रहे हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? जी, विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो सर यहाँ पर अभी मौजूद हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं साइबर लॉ के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स करने के बाद? जैसे आपको डिप्लोमा की जो भी बात अभी सर ने कही, तो एमपी कौन जो डिप्लोमा के बारे में सर ने आपको बताया है, एमपी कौन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो कि ये कोर्स कराती है। इसमें हमारे साथ जैसे पुलिस ऑफिसर भी एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट लॉयर, अभी एक एसआई का भी एडमिशन हुआ है। आपके ग्वालियर से भी कुछ पुलिस ऑफिसर ने किया हुआ है। मैं आपको उनका एक फॉर्म भी दिखाता हूँ कि ये जो डिप्लोमा इन साइबर लॉ है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको पुलिस ऑफिसर्स भी करते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी करते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट लोग भी अपना इसमें भविष्य बनाते हैं, वो साइबर लोग कंसल्टेंट बनते हैं। और इसके अलावा आपका जैसे कि पुलिस वगैरह है, पुलिस ऑफिसर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस कोर्स को करते हैं। मैं आपको कुछ लोगों की फॉर्म भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपके पुष्पेंद्र सिंह है ना, मैं इनका आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हैं आपके, सॉरी मिनट, मैं एक बार फिर से 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ये देखिए हमारे पास कुछ एडमिशन है। तो ये आपके जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। इवन मैंने अभी हमने एक हाई कोर्ट का भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि उसमें किस किस टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। ये देखिए, ये देखिए ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रीवा, है ना, पीली कोठी रीवा। तो यहाँ पर कौन है, कौन लोग ले रहे हैं? ये देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मंडलेश्वर, लीगल ऑफिसर, इवन कुछ लगभग 40 जो मजिस्ट्रेट सर वगैरह थे, उन्होंने भी साइबर में ट्रेनिंग ली। क्योंकि साइबर, मैंने आपको वही कहा, आप जुडिक्शन एजुकेशन या आप प्रॉपर हैंडलिंग या न्याय तभी कर सकते हो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नहीं समझेंगे, साइबर सिक्योरिटी को नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपरली केसेस को नहीं समझ सकते। तो आपको अगर साइबर में प्रॉपरली डील करना है, साइबर सिक्योरिटी में प्रॉपर करियर बनाना है, चाहे आप भविष्य में मजिस्ट्रेट बने या आप भविष्य में लीगल प्रोफेशनल बने या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाएं, सभी जगह आईटी एक्ट तो बहुत कंपलसरी हो गया है, बहुत स्कोप है इस चीज में। बाकी आप लोग समझदार हैं, कभी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, इस कोर्स में आप एडमिशन आप कभी भी ले सकते हैं। अमृतानंद सर, आपको कोई और इसमें डाउट या इन्फॉर्मेशन लेने में कोई जानकारी चाहिए हो तो बताइए। तो सर विद्यार्थियों का मोस्टली प्रश्न है कि जैसे कुछ विद्यार्थी हमारे बीच ऐसे हैं जिनका लॉ का लास्ट ईयर है या वो इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कोर्स हमारा लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, मतलब हम इसको करने के बाद हम कभी भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, कभी कभी भी, कभी भी, ये तो कोर्स है, कोर्स आप एक बार करते हो हमेशा वैलिड रहता है वो तो। और इसको आप जब कोई कोर्स करते हो यहाँ एमपी कौन से, तो उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे एडमिशन करेंगे, सबसे अच्छी चीज ये है, ये एमपी कौन गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस पे अगर आप चाहें तो ये एक ऑप्शन आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वेबसाइट है mpcedconsultancy.org। इस पे आपको मिलेगा स्टूडेंट वेरिफिकेशन लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी कभी भी कहीं जॉब लगती है तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपका डिग्री कहाँ का है, क्या है, पूरी डिटेल आपकी जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे शो होगी। तो आप कहीं भी जॉब करेंगे, आप कभी भी एनी टाइम इस पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। सर इसके क्या एग्जाम होते हैं क्या, मतलब अपन को एग्जाम पास करना पड़ेगा इसके लिए? इसको जब आप ये करेंगे तो आपकी क्लासेस भी लगेंगी, असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में फिर आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उस ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये मतलब एक जैसा एक डिप्लोमा कोर्स होता है ना, समझो उसी टाइप से है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल कोर्स अटेंड किया, पूरा हो गया, उसके बाद आपको डिप्लोमा मिल गया। आपको बाकायदा क्वालिफाइड करना होगा, तभी आपको डिप्लोमा इसका मिलेगा। सर कितने टाइम तक के लिए रहता है, मतलब कितने टाइम लगेगा इसके लिए? 6 मंथ की ड्यूरेशन है। सर इसमें एडमिशन के लिए प्रॉपर टाइमिंग है क्या कि इस जुलाई से लेके दिसंबर या दिसंबर से लेकर लेकिन क्या होता है कि इसकी एडमिशन की लास्ट डेट होती है जो अभी 15 जुलाई, अभी 12 जुलाई है, मे बी वो एक्सटेंड होकर 15 जुलाई तक जाए, है ना। तो अब इसमें सीट्स लिमिटेड रहती है हमारे पास में। अब 60 सीट्स तो अगर हो गई, पहले फुल हो गई, तो फिर उसमें आप लोगों का मतलब जो भी है फिर नेक्स्ट बैच में आएगा, और नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होगा फिर से हम ओपन करेंगे, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन है। सर नेक्स्ट पेज मतलब आफ्टर 6 मंथ बाद ही लगेगी? हाँ बिल्कुल। और कोई किसी को प्रश्न? जी कुमकुम जी सुन पा रही हैं? कुमकुम जी का कल कोई प्रश्न था, क्या वो क्लियर हुआ है? जी कुमकुम जी हैं यहाँ पे अवेलेबल? जी जी बोल पा रहे हैं कुमकुम जी? आप सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन सर के सामने रख सकती हैं। आई थिंक कुमकुम को आवाज नहीं जा रही या फिर आ नहीं रही होगी, क्योंकि अनम्यूट है वो। उनका अनम्यूट तो है लेकिन शायद हम लोगों तक उनकी वॉइस नहीं आ पा रही। कोई और किसी का प्रश्न हो या डाउट हो?
देखिए साइट पे एडमिशन आप डायरेक्टली भी जाके कर सकते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सर ये एक्सप्लेनेशन आपने सभी को किया हुआ है या फिर मैं इसको बता दूं एक बार पोर्टल पे? जी जी, एक बार आप और बता दीजिए, वैसे मैंने ओके स्टूडेंट्स से बोल रखा है, लेकिन आप एक बार प्लीज बता दीजिए। ओके। ये वेबसाइट है, आपको एमपी कौन की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आपके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जाकर आप पूरे सर्टिफिकेट कोर्सेज की लिस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपको एडमिशन पर जाना है। एडमिशन पर जाने के बाद में आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा, तो आपको रेगुलर कोर्स अटेंड क्लिक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर क्लिक करना होगा, रेगुलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर डिप्लोमा इन साइबर लॉ पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा 201। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश जो आपका स्टेट है कंसर्न। कोई भी कहीं से भी एडमिशन ले सकता है अभी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगेंगी। और यहाँ पर आपको सेंटर में, आपका ग्वालियर का सेंटर, भोपाल के सेंटर, तो आपको साइबर लॉ पाइनियर्स सेंटर को, कंपनी को सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद में आपको फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, जब आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको फोटो चूज करना है, तो फोटो का जो साइज रहेगा वो 300 केबी से कम होना चाहिए, 300 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना एरर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का पे क्लिक करना है, जो भी आप लेंगे, और यहाँ पर उसका आपको आइडेंटिटी नंबर डालना है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन आएंगे दो प्रकार से, एक ऑनलाइन आएगा, एक ऑफलाइन आएगा। तो ऑफलाइन में आप आपको अकाउंट डिटेल मिलेगी बैंक से, बैंक की, एमपी कौन की, डायरेक्ट आप उसमें जमा कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से उसकी स्लिप आप अपलोड कर सकते हो ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में डायरेक्ट आप ऑनलाइन सीधा अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसीजर जो होता है एडमिशन का, वो था जो मैंने आपको बताया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आती है तो आप अमृतानंद सर से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, और हम उस पर फिर बात करेंगे। देखिए मैं 7 साल से, लगभग मुझे 8 साल हो गया साइबर की फील्ड में काम करते करते, और जो भी नॉलेज इसमें आया है, या जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क बहुत है जिसमें कि बस ये है कि हमें उसके लिए मेहनत करना है। हमें उसके लिए आईटी एक्ट को समझना है, उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को समझना है, और लीगल एस्पेक्ट को समझना है। अगर आपने ये तीनों चीजों को समझ लिया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अच्छे से समझ लिया, तो आपके पास बहुत काम है। चाहे आप किसी कंपनी में काम करो, चाहे आप किसी एज अ लॉयर काम करो। और किसी को कोई डाउट? सर कुछ विद्यार्थी हमारे जैसे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनका कहना ये रहता है कि हम कॉलेज का सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, इसका भी पढ़ेंगे हम, तो क्या क्लासेस अल्टरनेट डेज में या वीक में 3 डेज या ऐसा कुछ रहता है टाइमिंग का? ये अगर आपका एक पर्टिकुलर बैच बनता है, तो ये अमृतानुसार आपको मैनेज करना होगा। इसमें आपको एक अगर जैसे मान लीजिए आपका पर्टिकुलर बैच बनता है, तो उसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप चाहें तो हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, और संडे को भी क्लास कर सकते हैं, या फिर हम इवनिंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं। इस टाइप से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जब पर्टिकुलर आपका बैच बनेगा और सभी लोग कंसर्न उस पर देंगे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम इसको अल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, मतलब 6 मंथ में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसको सेट बिल्कुल डिप्लोमा स्टूडेंट प्रोवाइड कर देंगे। वो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला है, वो लॉ फील्ड में रहे ना रहे, या अदर में जाए, या कुछ भी हो। आप इस चीज को समझिए कि ये पर्सनल सेफ्टी के लिए भी है। जी मतलब जी आप क्या ई बैंकिंग से दूर रह पा रहे, आप एटीएम बैंकिंग से दूर रह पा रहे, आप यूपीआई बैंकिंग से दूर रह पा रहे, आप ई कॉमर्स से सामान परचेस करते हो, उससे खुद को दूर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जिसको हमें, जिसपे हमारी 70% लाइफ ऑफ डिपेंडेंट हो गई, सुबह उठ के ही हम फोन देखते हैं, तो कम से कम उससे संबंधित नियम कानून और टेक्निकल सिक्योरिटी मेजर्स हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता है तो हमारे साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं जिसमें कि लॉयर हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे वो एकेडमिक हों, लीडर्स हों, वो भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं, और उनका भी वापस हमें चीजों को रिफंड कराना पड़ा, अमाउंट या बाकी चीजें। तो ये कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो पर्सनल सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। जी जी सर। जी पहले हम लोग जब लॉ फील्ड में जैसे हम देखते हैं, सर मैं काफी सालों से हूँ, 10-12 साल हो गई, तो पहले प्रश्न उठते थे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को लेकर रिलेटेड। अब कोई भी के सामने अगर हम जाते हैं,
कोई भी हमारे अच्छे परिचित लोग हैं, मित्र साथी हैं, तो हमारे सबसे पहले प्रश्न उठते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारे मोबाइल से डाटा चला गया, बिल्कुल हमारे एटीएम फ्रॉड्स हो गए, तो सर आप प्लीज बताइए इसके बारे में। जब हमको पता ही नहीं होगा सर उसके बारे में, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो इसलिए मेरा मानना है कि सबको ये बेसिक नॉलेज तो इतनी सबको आज की डेट में ले लेनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैंने वही कहा आपसे कि 90% क्राइम में तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शामिल है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ही हम नहीं समझेंगे, साइबर को ही हम नहीं समझेंगे, तो उससे संबंधित लोग उसको जोड़ेंगे कैसे, हम डिफेंस कैसे करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? अब आपको पता ही नहीं है कि सीडीआर कहाँ पे क्रिएट होती है, या रिमोट सर्विस सर्वर कहाँ होता है, डेडिकेटेड सर्वर क्लाउड में कहाँ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो और आपके सामने केस ऐसा आ गया जिसपे आरोप है आपके आरोपी एक्यूज पे कि इसके द्वारा एक सर्वर होस्ट किया गया नाइजीरिया में और उसका एक्सेस किया गया इंदौर से और क्राइम किया गया। तो आप ये चैलेंज कैसे करोगे भाई वो सर्वर कहाँ था, उसका आईपी लॉग कहाँ है, उसकी डेडिकेटेड सर्वर की आईडी पासवर्ड कहाँ है, सर्वर को होस्टिंग करने वाला होस्टिंग प्रोवाइडर कहाँ है? अब ये डाउट्स जो आप जिसको आप बोलते ना कि आपको क्रॉस में डाउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं जिसके बेनिफिट्स आपके एक्यूज को मिलते हैं, तो वो डाउट्स आप तब क्रिएट करो ना जब उसके प्रोसीजर पता होगा। जैसे आप नॉर्मल में करते हो कि भाई ठीक है मर्डर हुआ तो गन कौन सी थी, उसका पिस्टल वो कौन सी चली, कितनी दूरी से चली, फॉरेंसिक्स में क्या पाया गया। जब आपको पता है इसलिए आप पूछते हो, जब पता ही नहीं होगा तो कैसे पूछोगे? जी जी सर बिल्कुल। और किसी विद्यार्थी का अगर कोई प्रश्न हो तो सर यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 5-10 मिनट और हैं, तो ममता जी। मेरे पास केस आया था अंकल सर, मैं 1 मिनट आपसे डिस्कस करूंगा। जी जी जरूर। एक डिवोर्स केस आया मेरे पास में, है ना। डिवोर्स केस में एक लड़की के फोन को उसके पति के द्वारा एक्सेस किया गया, ठीक है, और उसके एक नंबर सेव किया गया उसके नाम से, अपने उसकी लड़की के फोन को पहले उसने एक्सेस कर लिया, उसके व्हाट्सएप को स्कैन करके क्यूआर कोड में एक्सेस कर लिया, उसके बाद में नाम सेव कर लिया एक लड़के के नाम से, और दोनों ओर से उसने चैटिंग करी, फर्जी चैटिंग बना के कोर्ट रूम में लगा दी डिवोर्स के लिए। अब अगर आपको ये पता नहीं हो कि वो व्हाट्सएप स्कैन कैसे होता है, किस ऐप के थ्रू होता है, जैसे एक तो होता है जो आपको इंटरनेट ब्राउजर से हो जाता है, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर से दूर जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। लेकिन एक ऐप आती है कि अगर मैं एक बार आपका व्हाट्सएप स्कैन कर लूं तो अगले 30 दिन तक अगर मैं लॉग आउट नहीं करूंगा या आप लॉग आउट नहीं करोगे तो मुझे दिखता रहेगा, और मैं आपके जवाब में मैसेज भी कर सकता हूँ। अब ये मुझे पता ही नहीं है, तो ये बताइए कि मैं कोर्ट में ये कैसे साबित कर सकता हूँ कि साहब मेरी क्लाइंट की गलती नहीं है, ये इसके पति के। जब वो जो जिस भी नाम से आप सेव कर दोगे ना कोई भी नंबर को, तो वही नंबर डिस्प्ले होता है व्हाट्सएप के ऊपर, आप सभी जानते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से हैक होता है, ये ऐप उपयोग होती है, और उस ऐप के स्क्रीनशॉट उसमें लगे हुए हैं, ऐप पे क्लियर उसका नाम लिखा हुआ है जो हैकिंग वाली ऐप है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी भी कल के दिन नया मॉडल ऑपरेट किया जाएगा, नया ऐप आ जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्शन मिल जाएगा उस दिशा में कि यार हम आपकी सोच जो है ना वो साइबर मय हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही आपके सामने कोई टेक्निकल क्राइम आएगा तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा कि आखिर ये हुआ कैसे है, इसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी कैसे हुआ है। जिस दिन आपने एसओपी, मोडस ऑफ ऑपरेंडी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर समझना शुरू कर दिया, आपके हैबिट में आ गया, मैं कह रहा हूँ आप कोई केस हारेंगे नहीं। जी जी सर बिल्कुल सही आपने बताया, जब तक उसकी डीप नॉलेज नहीं सर होगी एक उस बारे में क्वेश्चन सोचेंगे नहीं। सर तो एक हाँ जी क्वेश्चन जी मेरा और बिल्कुल। है, मैं ये पूछना चाह रहा था, जी जैसे कि अपन सीपीसीटी करते हैं तो उसके बाद मतलब कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो चाहिए रहती है, तो ये भी कोई एग्जाम में इसकी डिमांड आती है कि मतलब कोई एग्जाम्स के लिए मतलब? इसमें अलग अलग एमएनसीज में गवर्नमेंट में जॉब निकलती है, लेकिन जैसे आप सीपीसीटी का एग्जांपल ले रहे हो, सीपीसीटी एक अलग चीज है। सीपीसीटी एक कॉमन टेस्ट है, मतलब कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकलती है तो सीपीसीटी लगेगा, लेकिन साथ में पीजीडीसीए भी लगेगा, ठीक है ना। उसी टाइप से ये जो है ना एक डिप्लोमा है, तो सीपीसीटी से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल सर, वो सीपीसीटी मैं एक अनदर थिंग, और साइबर लॉ या डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलग चीज है, इसकी अलग अलग जगह डिमांड होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप बीकॉम में जॉब करते होगे, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली फील्ड में जाना है। अब मेरी कंपनी में मैं एक अकाउंटेंट को रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ उसको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती हो, पर अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने साइबर लॉ भी किया हुआ है अकाउंट के साथ में, तो मैं उसको पहले रखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उसने साइबर लॉ किया हुआ है, उसके साइबर क्राइम के बारे में पता होगा, ये मेरे ऑफिस में गलत करेगा भी नहीं, गलत करने भी नहीं देगा किसी को। अभी जो मैंने आपको 2 करोड़ के फ्रॉड का केस डिस्कस किया, मैं उसका जजमेंट भेजूंगा, उसमें मात्र उसकी अकाउंटेंट की छोटी सी गलती से उस कंपनी को 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ।
उसके अकाउंटेंट के पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सिम थी जो शनिवार को बंद हुई, और उसने सोचा ठीक है यार मैं मंडे को चालू करा लूंगा, बंदी तो हुई, क्या पता नहीं क्यों हो गई बंद, शनिवार को रात में 8 बजे हुई। तो जब मंडे को सुबह पहुंचा वो, तो उसके कंपनी के खाते से 2 करोड़ रुपए निकल गए। जब वो टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस में पहुंचा, नई सिम ली, जैसे उसने सिम मोबाइल में डाली तो धड़ाधड़ एसएमएस आना शुरू हो गए। अगर उसको की जानकारी होती कि भाई अगर मेरा सिम बंद नहीं हुआ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा बैंक अकाउंट में है, तो सबसे पहले उसको अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए ताकि कोई ट्रांजेक्शन ना हो। इमीडिएटली टेलीकॉम कंपनी में संपर्क करना चाहिए दूसरे नंबर से कि भाई मेरा सिम कार्ड बंद क्यों हुआ। अगर वो इतना कर लेता तो उस कंपनी को 2 करोड़ का नुकसान नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ, अभी मैं आपको भेजूंगा जजमेंट उसका, ठीक है ना। तो यही मेरा कहना है कि जो अपनी ट्रेडिशनल जॉब है ना, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर कंपनियों में लगते हैं, मैनेजर लगते हैं, मैनेजमेंट में लोग जाते हैं, अगर उनको साइबर लॉ का नॉलेज है तो कंपनी उनको प्रेफर करती है कि भाई इनका जो प्रोफेशनल वर्क है ना, उसके साथ साथ ये आज के लॉ को, आज के साइबर क्राइम को समझते हैं, तो ना ये खुद क्राइम करेंगे, गलत एक्टिविटी करेंगे, ना करने देंगे किसी को, है ना। ये है एक साइबर लॉ का बेनिफिट। इसलिए साइबर लॉ का जो डिप्लोमा है वो हर जगह डिमांडिंग है, चाहे कोई भी जॉब हो। अगर वहां पे आप बताते हो तो जैसे कोई मैंने जैसे बीकॉम का एग्जाम्पल बताया, 100 लोग हैं जो केवल अकाउंट को कोर्स किए हुए हैं, कॉमर्स किए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, ठीक है ना, और उसमें से 5 ही लोग हैं जिनके पास डिप्लोमा इन साइबर लॉ भी है। जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, या साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा है, ठीक है, जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो देखते हैं सबके पास जो 10-50 लोगों के पास है वो इन 10 लोगों के पास भी, जो 10 के पास है वो 50 के पास नहीं है, इन 10 को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने बताया है कि जैसे मान के चलो हमारे लॉ के विद्यार्थी हैं, सिंपल किसी ने BLLB LLB किया है, अगर वो साथ में आज की डेट में डिप्लोमा इन साइबर लॉ या जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो कर लेता है, तो वो कहीं अगर इन फ्यूचर कहीं अप्लाई करता है जहाँ लॉ से रिलेटेड चीजें निकली हुई हैं, तो उसको पहले प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में जो भी सबसे ज्यादा जो चीजें डिमांडिंग है वो साइबर से रिलेटेड इसलिए हैं, आपने जैसा बताया कि 70% हमारी डिपेंडेंसी साइबर पे हो गई, साइबर स्पेस में हम जी रहे हैं, मोबाइल से लेके हर चीज में, तो क्राइम भी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो हर व्यक्ति की डिमांड रहती है कि हम एक अच्छा एडवोकेट हायर कर रहे हैं, अच्छा लीगल पर्सन हायर कर रहे हैं कि जिससे वो हमारा बचाव कर सके। जब हमको जानकारी ही नहीं होगी प्रॉपर कि साइबर में क्या है, हमारे नॉलेज सिक्योरिटीज में, IT एक्ट में क्या है, तो हम कर सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थी सभी से मेरा आग्रह है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन लें और जो भी चीजें इनको शुरू करें, क्योंकि मेरा समझते हैं कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी शासन का पूरा ध्यान साइबर की तरफ ही है, जैसा मैं सर आपको पता होगा सर जगदीप सर। हाँ, तो सर जो कोर्स हैं इनकी रेट भी मेरा समझ से, इनकी जो फीस है वो इन फ्यूचर बढ़ेगी। हाँ, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो आज भी गवर्नमेंट एजेंसीज पे ही डिपेंड है, तो इनके पास एक प्रॉपर कोई चीजें नहीं है जो अपने कोर्स कराते हो। आज भी NLIU हो या कोई भी, इनकी प्रॉपर अलग से एक डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ एजेंसीज पे डिपेंड है, वहां से ये लोग हायर करते हैं चीजों को और कोर्स कंप्लीट कराते हैं। हमारी जो एजेंसी है प्रॉपर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MPCON, ये बहुत बेस्ट है, जो आपको सारी चीजें बहुत फेयर तरीके से वेबसाइट के माध्यम से और हर चीज के माध्यम से सर बता रही है। यशदीप सर हमारे साथ हैं भोपाल से, पूरा नॉलेज वो वही पूरी सारी चीजें MP के बेस्ट साइबर एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट करें, एडमिशंस लें, अपनी फीस कंप्लीट करें ऑनलाइन। और मेरी समझ से आप उस विद्यार्थी से कहीं बहुत जल्दी आगे निकल सकते हैं जो एक कहीं ना कहीं किसी अन्य चीज की तैयारी कर रहा है, उससे बेहतर और बहुत जल्द आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। जैसे कि आप पढ़ते हो 11वीं 12वीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपके सिलेबस में रहता है, उसके बावजूद भी आप कोचिंग लगाते हो और या कंप्यूटर साथ में करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आ जाए जो आपको बिजनेस अलग करे। उसी टाइप से जो पर्सनल वर्क के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए और करियर के लिए भी आप इस कोर्स को चुन सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और अगर कोई प्रश्न तो फिर आप अपना सर से पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। तो फिर फाइल मुझे आपको शेयर करना है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप बिल्कुल उनको रीड करिए, उनको लेकर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। थैंक यू सो मच, आपने सर इतना समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर फिर आपसे आग्रह करेंगे आगे कुछ दिनों में कि आप सब हमको फिर मार्गदर्शित करें। हमारे विद्यार्थी जब एडमिशन ले लेंगे तो हम प्रॉपर जब क्लासेस चालू करेंगे उसके बाद। जी सर, और किसी विद्यार्थी को प्रश्न हो तो बताइए, वरना फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे।
जी जी कुमकुम जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर आपका, ये प्राइवेट है सर? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एमपीकॉन ये गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट एजेंसी ऑथराइज की गई है क्या, इस तरह के कोर्सेज जो आप एक बार फिर से क्वेश्चन बोलेंगे आप? मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से रिपीट करिए। जैसे कि मेरा थोड़ा सा डाउट है सर, जैसे कि हम पीजीडीसीए करते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा क्या ऑथराइज यूनिवर्सिटीज है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है, बहुत सारी और जैसे कि मैं लॉ भी कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा कहीं ना मैं कहीं। आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं समझ गया। जी देखिए, जी दो चीजें होती हैं कुमकुम जी, है ना। जी एक होता है कि हमारी डिग्री डिप्लोमा होते हैं जो कि बैचलर डिग्रीज होती है 3 ईयर, जैसे एमएससी है, बीएससी है, एलएलबी है। तो ये होते हैं यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेज। ओके, इनको यूजीसी अप्रूव्ड करता है। एक होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। जी 1 ईयर से तक के जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको यूजीसी मान्यता देती ही नहीं है। जैसे आपने बोला ना पीजीडीसी है, तो पीजीडीसी जी कोई भी यूनिवर्सिटी चलाती है, उसको यूजीसी मान्यता नहीं देती। यूजीसी का कोई विश्वविद्यालय करता है। उसी प्रकार के 6 मंथ की कोर्सेज हैं। और जैसे आपने नीलेट का नाम सुना है, दो एक संस्था का, नीलेट दो एक नहीं सर, दो लेवल ए लेवल का डिप्लोमा कराती है। नहीं सर, बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। जैसा पीजीडीसी डीसी होता है ना, ऐसी नीलेट कराती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, जैसे कि एमपी कौन, ठीक है जी ना। तो इन लोगों को अथॉरिटी रहती है कि डिप्लोमा प्रोग्राम चला सकते हैं अंडर 1 ईयर। 1 साल से ऊपर के जो कोर्सेज रहते हैं ना, उनके लिए यूजीसी का रिकमेंडेशन मैंडेटरी होता है। तो ये जी। केवल 6 मंथ का डिप्लोमा प्रोग्राम है। और सर ये जो आप इसका मतलब ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार का उपक्रम? हाँ, भारत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है एमपी कौन, उनको ये, उसका बोर्ड को ये पावर है कि अपने कोर्स के अप्रूव्ड कोर्स करके वो चलाते हैं और वो मान्य होते हैं। इसका एक लेटर भी है, मैं आपको भेजूंगा। उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो गवर्नमेंट एमपी कौन के जो कोर्सेस हैं वो सभी जगह प्राइवेट और सरकारी संस्था में मान्य होंगे। मैं अभी आपको ग्रुप पे डालूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। जी जी जी। और सर ये बताएं कि जो एडमिशन के समय इसमें कॉलेज ग्वालियर का तो कोई भी कॉलेज नहीं है इसमें, एक ऑप्शन आता है नीचे एडमिशन के समय। हाँ, ग्वालियर का जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है ये अप्रूव्ड है, जिसका नाम सर्वर पे कुछ टाइम में, 1-2 दिन में शो होगा। तो आप अगर भोपाल के कोर्स में लेंगे तो उसकी क्लासेस भी आपके यहाँ लगेंगी। और ग्लोबल में जो इंस्टीट्यूट है अमृतांशु सर जिसको लीड करते हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसका नाम भी कल या परसों में डिस्प्ले होने लगेगा। जी सर, जी सर। उसका मैं आपको जो लेटर की मैंने आपसे बात कही है, बिल्कुल मैं वो लेटर आपको भेजूंगा, क्योंकि तो वो लेटर आप जरूर देखिए। लेटर सर ने भेजा हुआ है, वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो, जैसे कि उन्होंने साइबर लॉ के अकॉर्डिंग भेजा है। लेकिन मैंने आपका जो शो हो रहा है ना, इससे संबंधित कोई लेटर नहीं है सर। एमपी कॉन लिमिटेड को जो गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि ये, देखिए क्या होता है, एमपी कौन एक संस्था है जो अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है। ठीक है, आज साइबर का है, कल आईटी का है, परसों कोई और भी चीज होगी। तो एमपी कौन को वो मान्यता मिलती है। एमपी कौन वो चीज करती है कि भाई ये जो एमपी कौन के 1 साल तक के जो प्रोग्राम होंगे, जो साइबर है वो एक्चुअली आईटी का ही विंग है ना। तो अब उसमें ऐसा पर्टिकुलर किसी ऐसा नहीं लिखा जाता कि 1 साल का हार्डवेयर, 1 साल का ये कोर्स, टाइटल सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या होता है, एमपी कौन को मान्यता मिलती है, एमपी कौन के नाम पे लेटर निकलता है। अब वो कल के दिन हो सकता है कि कोई फार्मेसी का कोई नया कोर्स भी चालू कर दे। सर ये बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है कि प्राइवेट बॉडी है, मुझे ये समझ ये में नहीं गवर्नमेंट आता। बॉडी है, भारत सरकार का उपक्रम है। इसका इसका जो पंजीयन होता है ना गवर्नमेंट का, वो मैं आपको भेजूंगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन में दिखेगा यूनियन ऑफ इंडिया का उसका सर्टिफिकेट इशू होता है। जी सर जी। हाँ। ये जो अभी क्लासेस जी, क्लासेस हम लोगों की ली जाएंगी आफ्टर एडमिशन, उसकी फैकल्टी कहाँ से होगी सर? लोकल हमारे ग्वालियर से होंगी सर? नहीं, देखिए, जब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी तो आप ग्वालियर में अटेंड करोगे, है ना। जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी वो ग्वालियर से भी अटेंड कर के लेक्चर एक्सपर्ट भी उसमें शामिल होंगे, भोपाल के भी एक्सपर्ट शामिल होंगे। वो आपके घर पे आपको अटेंड करना है। जो सर 50 कैंडिडेट का बैच है वो ऑल ओवर द एमपी है कि सिर्फ ये तो आप केवल ग्वालियर का ही अटेंड कर रहे हैं, आप लोग सभी ग्वालियर से हैं, कोई भी इसका भोपाल या बाहर से नहीं है। जो आपके सर के कांटेक्ट में नेटवर्क में है अमृतांशु जी के,
वही लोग अटेंड कर रहे हैं इसको, और कोई भी इसमें आउटसाइडर नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज 50 कैंडिडेट का वो बनाया है बैच। देखिए संभावना कुछ भी निकल सकती है, वो हो सकता है, लेकिन अभी क्या संभावना बनेगी मैं फ्यूचर पे नहीं जा सकता हूँ। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर सभी लोग आप शामिल होते तो मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल उसको हम लोग डिलीवर करेंगे। जी सर, ठीक है, ठीक है ना? ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। मैं फिर मीटिंग को एंड करता हूँ। कोई भी आपको क्वेश्चन हो प्लीज आप अमृतानंद सर से पूछिए, ठीक है, और क्लियर करिए। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी विद्यार्थियों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।